हम प्लेटिनम जेंट्स वॉलंटियर कोर्स की जानिब से इस ऑनलाइन एक्सेल ट्रेनिंग 2020 में आप तमाम को वेलकम करते हैं। इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने का मकसद इस ऑनलाइन वर्ल्ड में न्यू स्किल्स के लिए आपने आपको प्रिपेयर करना है। और हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जॉब्स के हसूल के लिए एक इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटिनम जेंट्स वॉलंटियर कोर्स की जानिब से ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसे मिस्टर रहीम जुल्फ़िकार अली, सीईओ और फाउंडर एक्सेल बेसमेंट कंडक्ट कर रहे हैं। मिस्टर रहीम जुल्फ़िकार अली लास्ट 4 ईयर से माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हैं और आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट 2013, 2016 और 2019 रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि आप जो है वो फाउंडर और सीईओ हैं एक्सेल बेसमेंट प्राइवेट लिमिटेड के, और 8 साल से ज़ाहिद तजर्बा रखते हैं एज आ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, और 5 ईयर से ज़्यादा उनके पास पावर BI का भी जो है वो एक्सपीरियंस है। यकीनन हम में से सब इनके इल्म और तजर्बे से ज़रूर फैज़याब होंगे। इससे पहले कि मैं रहीम जुल्फ़िकार अली को मौका दूं कि वो इस ट्रेनिंग का आगाज़ करें, चंद हाउस कीपिंग अनाउंसमेंट मैं ज़रूर करना चाहूँगा। सबसे पहले ये ऑनलाइन ट्रेनिंग एवरी संडे यानी हर इतवार को रात 8 बजे से 10 बजे तक इसी जूम के आईडी पर कंडक्ट की जाएगी। सेकंड, इस ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 8 वीक्स होगा, जिसमें फर्स्ट 4 वीक्स बेसिक टू इंटरमीडिएट एक्सेल और लास्ट 4 वीक्स में हम एडवांस एक्सेल के हवाले से स्किल सेट्स को इन्हांस करने की कोशिश करेंगे। थर्ड, इस कोर्स के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट कर दी गई है। जिन्होंने अब तक गूगल क्लासरूम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है या उनको कोई डिफ़िकल्टी पेश आ रही है, तो आप चैट बॉक्स पर को होस्ट जिसमें मैं, ज़ैन हुसैनी, मोइस हिमानी या वकास मकसूद को इन्फॉर्म कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, अगर सेशन के दौरान आपको कोई भी सवालात पूछने हो तो आप होस्ट या को होस्ट को चैट बॉक्स पर मैसेज कर सकते हैं। मे बी इस सेशन के एंड पर या फिर नेक्स्ट क्लास के बिगनिंग पर हमारे ट्रेनर उनको एड्रेस या रिस्पॉन्ड करेंगे। इस ट्रेनिंग को मुकम्मल करने के बाद पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट दी जाएगी। इसको हासिल करने का क्राइटेरिया बजरिया व्हाट्सएप हमने बता दिया है। एक बार फिर मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। पार्टिसिपेंट्स की अटेंडेंस एटलीस्ट 80% होनी चाहिए। नंबर 2, किसी भी वजह से अगर आपको सेशन लेफ्ट करना पड़ता है या आप लेट ज्वाइन करते हैं तो आप हमें इन्फॉर्म कर देंगे। हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर नंबर मेंशन कर दिए हैं। और जो लास्ट क्राइटेरिया है वो ये है कि जो भी ट्रेनर असाइनमेंट देंगे वो हमें डेडलाइन से पहले गूगल क्लासरूम में अपलोड करना होगा। इन तमाम सेशंस की रिकॉर्डिंग पार्टिसिपेंट्स को गूगल क्लासरूम में अवेलेबल होगी। अगर आपने किसी भी वजह से इन्हें मिस किया या दोबारा रेफ़र करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चूँकि ये रिकॉर्डिंग्स इन सेशन के लिए ही होगी, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इनको हम फर्दर स्प्रेड नहीं करेंगे, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तमाम पार्टिसिपेंट्स वक्त की पाबंदी का ख्याल रखते हुए सेशन से 15 मिनट्स पहले जो है वो ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट पॉइंट, अगर एक स्क्रीन पर एक से ज़ाहिद पार्टिसिपेंट मौजूद हैं तो वो अपने आप को जो है वो रीनेम कर सकते हैं या फिर को होस्ट या होस्ट को जो है वो बजरिया चैट बॉक्स इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो मैं फर्दर टाइम लिए बगैर अपने ट्रेनर को जो है वो मौका देता हूँ कि वो इस ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज़ करें। तो रहीम सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच याली मदद सबको, और उम्मीद करता हूँ तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी वॉइस ऑडिबल होगी। ये सेशन मैं बायलिंगुअल करूँगा। कुछ चीज़ें मैं डेफिनेटली जो टर्म्स एंड एप्लीकेशंस की टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं वो मैं इंग्लिश में आपके सामने रखूँगा, और बाकी जो पूरा जो लेक्चर होगा वो डेफिनेटली हम अपनी लोकल उर्दू ज़बान में करेंगे। इस ट्रेनिंग सेशन के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ डिस्क्लेमर्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि ज़ैन ने आपको मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन इस बात को जानना बड़ा ज़रूरी है कि एज एन एक्सेल बेसमेंट प्राइवेट लिमिटेड हम किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं
और इंस्टीट्यूशंस के लिए हम इस वक्त किस तरह के इनिशिएटिव्स के ऊपर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर हम किस तरह से डेटा ड्रिवन कल्चर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जितने भी लास्ट 8 ईयर्स में हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं उसको मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैंने सर्टिफाइड एनालिटिक्स एंड डेटा स्पेशलिस्ट का सर्टिफिकेशन किया है फ्रॉम डिजिटल मार्केटर। देन माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर एक्सपर्ट, जिसे MIE कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 300 MIEs मौजूद हैं। सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल चैलेंजर, जो कि पाकिस्तान में सिर्फ 10 लोग मौजूद हैं इस वक्त। जैसे जैन ने कहा, आई एम ऑल्सो MCT माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर। 3 मास्टर्स मैंने कंप्लीट किए हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्सेज के, 13, 16, 19। फाउंडर एंड CEO ऑफ एक्सेल बेसमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और इसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है, सो करेंटली जो हमारी कंपनी है बेसिकली वो ट्रेनिंग के साथ साथ कंसल्टेंसी और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसमें सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं, बल्कि अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे पाकिस्तान के अंदर वो बैंकिंग सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, NGOs हों, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कंपनीज हों, वो आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट एप्लीकेशंस की तरफ जा रही हैं, जिसमें वन ऑफ दिस इज़ कॉल्ड पावर BI, जो डैशबोर्ड रिपोर्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। और अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऑटोमेशन और इनोवेशन के कल्चर को अडॉप्ट कर रही हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म से पावर प्लेटफॉर्म की टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो इस ट्रेनिंग के अलावा अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी कांटेक्ट डिटेल्स हमने लिख दी हैं। वेरेस जब मैंने नॉमिनेशंस को देखा था तो 100+ माशाल्लाह से नॉमिनेशंस आई हैं इस कोर्स के लिए, और हमने कुछ नॉर्म्स सेट किए हैं कि इस ट्रेनिंग सेशन को कैसे चलाया जाए, जो कि मैं भी आपके सामने डिटेल में डिस्कस करूँगा। जब हम क्लियर हो जाएंगे कि ये कोर्स किन लोगों के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, तो हमें एक टारगेट ऑडियंस पता चल जाएगी। और ये ट्रेनिंग कोर्स बहुत ही डिफरेंट होगा। मैं इसमें बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए लाऊंगा, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, और मकसद यही है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एज अ स्किल लॉन्ग टर्म बेसिस पे सीख सकें, और सिर्फ अपनी जॉब्स के लिए उसको इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप थोड़ा सा फ्रीलांसिंग डोमेन को भी एक्सप्लोर करें। ठीक है। जैसा आप तमाम को मालूम है कि सिर्फ हमारी एक्टिविटीज़ नहीं, बल्कि दुनिया भर की एक्टिविटीज़ और साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज़ कोविड की वजह से चेंज हो गई, और हमारे जितने भी स्माइली इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑनलाइन आ गए। और ये बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने डेटाबेस की कंप्लाइंस को स्ट्रॉन्ग रखें। जितने सेशंस इंटरनेट पे हो रहे हैं उसकी एडॉप्टेबिलिटी को रिकग्नाइज करें, और मैनेजमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबल हो कि जो भी डेटाबेस है या जो भी कंटेंट है वो आउटसाइड बाउंड्रीज नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ हमारी कंपनी ने इस कोविड के अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने 30+ वेबिनार्स करवाए हैं। अ, उसमें 250 ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया, तकरीबन 2700 पार्टिसिपेंट्स थे। अ, इस वक्त मेरे यूडेमी के ऊपर 9 फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें तकरीबन 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें इनरोल हो चुके हैं, और 150 कंट्रीज़ में वो कोर्स स्प्रेड हो चुका है। सो नॉट ओनली इन पाकिस्तान, वी हैव स्प्रेड इन मोर देन 150 कंट्रीज़। ठीक है। सो ये हमारे सारे इनिशिएटिव्स थे जो कि हमने कोविड के टाइम पीरियड में लिए हैं। और अब अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो आपको 100+ एक्सेल वीडियोस मिल जाएंगी, आपको पावर BI की वीडियोस मिल जाएंगी, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमने ये सारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कम्युनिटी को दिया है, रिटर्न किया है, जिसमें डेफिनेटली हमारे इंस्टीट्यूशंस भी मौजूद हैं। इसके अलावा एक्सेल बेसमेंट प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ एक्सेल के ऊपर काम नहीं करते, बल्कि इस वक्त हम पावर प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि अगर हम इस स्माइली कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जब कोविड आया और हमारी एक्टिविटीज़ चेंज हो गई, तो बहुत सारे लोग फेसबुक पे आ गए और फेसबुक के पेजेस बनाए जिस पे बाय एंड सेल होता है। और आपने थोड़ा सा नोट किया होगा, आप में से जितने लोग फेसबुक पर हैं, तो व्हाट्सअप, गार्डन, करीमाबाद के ग्रुप्स मौजूद हैं, उस पर बाय एंड सेल हो रहा होता है।
तो जो लोग सोचते थे कभी हम डिजिटल नहीं होंगे, वो आज डिजिटल है, वो अपने बिजनेस को वर्चुअली लेकर आ चुके हैं और बाय एंड सेल हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है, एक न्यू इनकम स्ट्रीम हमें नजर आती है। ठीक है, इसके अलावा एक्सेल बेसमेंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, और हम साथ ही साथ दुनिया भर से तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स को भी लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि इस कोर्स में सिर्फ आपको एक्सेल डेस्कटॉप वर्जन में कुछ फार्मूलाज ही नहीं सिखाए जाएंगे, बल्कि आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स लेकर जाया जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब यह है कि आपको फ्रीलांसिंग सिखाई जाएगी। ठीक है, कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, किस तरह की मिस्टेक्स हम फ्रीलांसिंग में करते हैं, प्रोफाइल कैसे बनाया जाएगा, कौन सी वेबसाइट ज़्यादा अच्छी हैं, इन तमाम चीज़ों को मैं क्लास बाय क्लास आपके सामने रखूँगा और मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। लेकिन ये सारा काम उस वक्त हो सकेगा जब आप एक्सेल को ठीक से सीखेंगे। अगर आप एक्सेल के असाइनमेंट्स को टाइमली कंप्लीट नहीं करेंगे, अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे, तो आप इससे पार्ट टाइम अर्निंग इनकम जनरेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इन 8 वीक्स के अंदर आपको बड़ा ध्यान देना है कि जो भी टॉपिक्स आपके सामने आपको सिखाए जाएंगे, आप रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर कोविड से पहले आई वेंट टू दुबई, जहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट कॉन्फ्रेंस अटेंड की, और ये पता चला कि दुनिया अगले 3 से 5 साल में कहाँ जाने वाली है और किस तरह की माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना है। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हर एप्लीकेशन का पार्ट है। अगर आप बैंक में काम करते हैं और ओरेकल से डेटा एक्सपोर्ट करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, आप SAP का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं फॉर मटेरियल इन्वेंट्रीज और कंट्रोलिंग अकाउंट्स, तो एट द एंड ऑफ द डे आप रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सेल में मैन्युपुलेट करते हैं या उससे डैशबोर्ड्स बनाते हैं। तो आप किसी भी सेक्टर में काम करते हो, एक्सेल हर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP सॉफ्टवेयर का पार्ट है। लेकिन साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट अब इस बात पे जोर दे रहा है कि आप सिर्फ एक्सेल की हद तक महदूद ना रहें, बल्कि अपने आप को वक्त के साथ साथ ऑटोमेशन और इनोवेशन की तरफ लेकर जाएं। और इंशाल्लाह इन तमाम 8 क्लासेस के अंदर हम एक्सेल तो सीखेंगे, लेकिन हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि एक्सेल की इंटीग्रेशन और डिफरेंट मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के साथ कैसे हो सकती है, हम अपना डोमेन कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो भी मैंने आउट ऑफ द पाकिस्तान विजिट्स की हैं, जो भी मैंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस मैंने खुद करवाई हैं, वो सारा एक्सपीरियंस इंशाल्लाह मैं आपको आपको डिलीवर कर दूंगा। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये दैट वाज माय फर्स्ट इनिशिएटिव एट द आगा खान यूनिवर्सिटी, और 2017 के अंदर आगा खान यूनिवर्सिटी में मैंने ये पाकिस्तान एक्सेल कॉन्फ्रेंस करवाया। दैट वाज द हिस्टोरिकल इवेंट जो पाकिस्तान में पहली मरतबा हुआ। तो पाकिस्तान में पहली मरतबा ये इवेंट हुआ और किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक एप्लीकेशन की कॉन्फ्रेंस हो सकती है। एंड वी बिल्ड अ स्ट्रक्चर्ड कल्चर, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन से लोग आए, नेटवर्क बिल्ट हुआ, कम्युनिटी बिल्ट हुई, एंड नाउ इन 2020 वी हैव अ बिगर इम्पैक्ट ऑफ दिस। और जब ये सक्सेसफुल हुआ, सो नेक्स्ट ईयर इन 2018 पाकिस्तान एक्सेल कॉन्फ्रेंस का सेकेंड वर्जन हमने लॉन्च किया, जिसमें अगेन काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हमने इंडस्ट्री के इश्यूज को डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड पावर BI एंड अदर माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि हम एक्सेल को सिर्फ एक लिमिटेड स्कोप तक रखते हैं, बट हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी है आज की इस पहली क्लास में कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर उसको डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेट करना, दैट हैज़ अ बिगर एंड वाइडर स्कोप इन द इंडस्ट्री। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिर्फ अब ट्रेडिशनल टूल्स नहीं है, बल्कि इफ इफ एनी वन ऑफ यू फ्रॉम द पार्टिसिपेंट, अगर आपको पता हो तो हमारे पास इस वक्त लेटेस्ट वर्जन दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 अवेलेबल विद अ सब्सक्राइब्ड वर्जन। तो हमारे पास मुख्तलिफ लेयर्स बन चुकी हैं एक्सेल के अंदर। वो कुछ एक्सेल के वर्जन्स पेड होते हैं, कुछ एक्सेल के वर्जन्स फ्री होते हैं। तो जो पेड वर्जन्स होते हैं उसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जो पेड नहीं होते, फ्री होते हैं, तो वो उसमें फीचर्स बहुत कम होते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है क्यूरीज वगैरह के हिसाब से। ठीक है,
तो इस पूरे कोर्स के अंदर जो मैं एक्सेल का वर्जन इस्तेमाल करूंगा दैट इज पेड ऑफिस 365 सब्सक्रिप्शन वर्जन, दैट इज एक्सेल 2019। वेरएज हम कोशिश ये करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कुछ पार्टिसिपेंट्स के पास कोई ओल्डर वर्जन भी हो सकता है, दैट कुड बी 2013 और 2016, सो देयर इज नो difficulty in accepting the concept of that feature which is in the latest version. ठीक है. I'm also the visiting faculty of various universities and also the accountancy institute. So this is one of the event which was conducted at the ICAP. So हम क्या करते हैं, हम chartered accountants को भी एक्सेल की इंपॉर्टेंस, ऑटोमेशन की इंपॉर्टेंस, रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कैसे और इन्हांस करें, इसके वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, ICAP. ठीक है. And inshallah, in this last quarter, we already have lined up one session with them as well. ये 3 पिक्चर्स बड़ी इंटरेस्टिंग है. मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये 3 पिक्चर्स मैं अपनी स्लाइड में क्यों रखी है. अगर आप लेफ्ट साइड जो पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, दिस वन, ये हमारा CSR इनिशिएटिव था, और इसमें जितने भी पीछे लोग मौजूद हैं, ठीक है, इसमें जितने पीछे लोग मौजूद हैं, ना तो वो बोल सकते हैं ना वो सुन सकते हैं. सो वी हैव इनिशिएटेड, और हमने उन लोगों को एक्सेल सिखाया जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं. और आप लोग तो माशाल्लाह से ब्लेस्ड हैं कि आप लोग सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ठीक है, और देख भी सकते हैं. और इन लोगों को जब मैंने एक्सेल सिखाया, तो अब ये लोग अब इंडस्ट्री में बहुत अच्छी जॉब्स पर मौजूद हैं. इसके अलावा अगर आप एक ऊपर पिक्चर जो देख रहे हैं, अगेन ये 2 साल पुरानी पिक्चर है जिसमें हमने इनिशिएटिव लिया वुमेन्स के लिए. ठीक है. और साइट एरिया पे एक स्कूल मौजूद, गवर्नमेंट स्कूल है. वहाँ पर हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि वहाँ पर कोई टेक्निकल स्किल सेट के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा था. सो व्हाट वी डिड, हमने हीनो पार्क के साथ उस गवर्नमेंट स्कूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एंड वी गिव देम फ्री ट्रेनिंग. तो हम सोसाइटी के अंदर हम सिर्फ ये नहीं देखते कि सिर्फ स्माइली इंस्टीट्यूशंस को सर्व करना है, वी आर सर्विंग एवरी इंस्टीट्यूशन. इवन मैं लास्ट 1 ईयर से मेमन प्रोफेशनल फोरम पे पढ़ा, एंड ऑल्सो डेफिनेटली एज एन स्माइली आई एम ऑल्सो टीचिंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एज वेल. बट यू नीड टू मेक एन इम्पैक्ट फॉर योर कंट्री एंड फॉर योर इकोनॉमी. लास्ट एक और पिक्चर है, ये भी वुमेन्स एम्पावरमेंट से रिलेटेड है. वो खवातीन जो 30,000 से कम अर्निंग कर रही हैं इस वक्त, या वो खवातीन जो बेसिकली स्टूडेंट हैं बैचलर्स की या मास्टर्स की, एंड दे हैव द डिफिकल्टी ऑफ हैविंग नॉट देयर सैलरी राइज. ठीक है. तो हम उन इनिशिएटिव्स के ऊपर भी काम करते हैं. इसको बताने का मकसद ये है कि इस तरह के इनिशिएटिव्स हमारे जमाती इंस्टीट्यूशंस में भी हो सकते हैं, एंड वी कैन डू इट. ठीक है. सो जैसे मैंने कहा कि जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, एंड दोज आर विजुअली इम्पेयर्ड, जो लोग ब्लाइंड है, इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट नवंबर से मेरी एक कमिटमेंट है, आई विल बी टीचिंग दोज पीपल हु डू नॉट सी. तो जो लोग देख नहीं सकते, मैं उनको एक्सेल भी सिखाऊंगा और मैं उनको इंडस्ट्री में इन भी करूंगा, एंड दैट विल क्रिएट अ बिगर इम्पैक्ट. सो वी कैन लुक अराउंड. ठीक है. हम अपने आसपास देख सकते हैं कि इस तरह के अगर इनिशिएटिव्स हम विद इन द कम्युनिटी भी ले लें, सो हम एक पॉवर्टी बिलो द लेयर है उन जमात के लोगों को जो है वो अपलिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है जी. क्लास 1 में इन तमाम चीज़ों का मकसद ये है कि आप मेरे बारे में अच्छी तरह से जान लें, हमारे इनिशिएटिव्स के बारे में जान लें, और जमाती लीडरशिप अगर इस सेशन के अंदर मौजूद है, सो आई हैव 2 बिग प्रपोजल्स फॉर देम, जो कि मैं 8 क्लासेस के बाद डेफिनेटली प्रेजेंट करूंगा, एंड वी कैन मूव ऑन आफ्टर द सेशन. अच्छा जी. अब ये थोड़ी सी बात करते हैं थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर, एंड दैट इज आप सेशन ख़त्म होने के बाद मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें. उस पर जैसे मैंने कहा कि कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और हर हफ्ते हम एक न्यू वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आप अप टू डेट रहें. बहुत सारे लोगों का मसला ये कि वो अप टू डेट नहीं रहता. अच्छा, एक चीज़ मैं अभी फोरकास्ट कर सकता हूँ, प्रेडिक्ट कर सकता हूँ. इस वक्त मेरी क्लासरूम के अंदर जो है ना तकरीबन 73-74 लोग मौजूद हैं, और मुझे ये 100% पता है
कि तमाम के तमाम लोग लैपटॉप्स पे नहीं होंगे या तमाम के तमाम लोग पीसी पे नहीं होंगे, कुछ लोग सेल फोन से देख रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि क्लास 3 से आपको डेस्कटॉप चाहिए होगा, क्योंकि मैंने कहा कि इस सेशन के अंदर थोड़े से सरप्राइजेज हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्लास 3 में एक टॉपिक पढ़ाता हूँ और मैं आपको एक्सरसाइज फाइल देता हूँ कि इस पे आप सॉल्व करें, तो मैं रेंडमली किसी भी स्टूडेंट का नाम लेके उसकी स्क्रीन शेयर करवाऊंगा, ताकि मुझे सैम्पलिंग बेसिस पे ये आइडिया हो जाए कि कितने लोग प्रेजेंट हैं और कितने लोग प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि टेक्निकली क्या होता है कि 2 घंटे का सेशन है, तो हम इसमें खाना भी खा रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, ऑनलाइन सेशन रख के कहीं चले गए, तो हम सैम्पलिंग बेसिस पे टेस्ट करेंगे कि कितने लोग एक्टिव हैं और कितने लोग क्लास में सीरियस हैं इस स्किल सेट को सीखने के लिए। तो जितने लोग मोबाइल से देख रहे हैं इस वक्त, अ, कोशिश करें कि नेक्स्ट क्लास से आप लैपटॉप्स या पीसी पे शिफ्ट हो जाएं, बिकॉज मोबाइल से आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इस कोर्स के अंदर हर एक्टिविटी के पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा फेसबुक पे अगर आप फेसबुक के यूज़र हैं, मोस्टली फेसबुक यूज़ करते हैं, तो फेसबुक पे आप एक्सेल बेसमेंट के पेज पे जाएं, उसको लाइक कर लें, और तमाम के तमाम लेटेस्ट इंडस्ट्री के अपडेट्स हम डेली बेसिस पे वहाँ पर रखते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम अगेन एक और एप्लीकेशन है जहाँ पर आप फ्रेंड्स को ऐड करते हैं। तो हमने इंस्टाग्राम को ऐसा बनाया है कि अगर आप लंच कर रहे हैं या अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आप ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग भी हमारे इंस्टाग्राम के चैनल को अगर देखेंगे, तो उसमें कुछ क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो फार्मूला और वगैरह क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो आप सीख सकते हैं विद इन 60 सेकेंड्स। तो हमने इस तरह से भी उसको रखा है। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट इज के काफ़ी लोगों को क्यूरीज होंगी, काफ़ी लोगों का एक्सेल सिर्फ बेसिक नहीं होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे आज की क्लास में जिनको इंटरमीडिएट एक्सेल आता होगा। ठीक है, तो पहले तो हम ये चीज़ क्लियर कर लें कि जैसे जैन ने स्टार्टिंग में बताया कि ये सेशन जो है उसकी शुरू की 4 क्लासेस बेसिक टू इंटरमीडिएट है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा था कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका प्रोफाइल बहुत डाइवर्स है। तो डाइवर्स का मतलब ये कि कोई किसी ने मैट्रिक किया हुआ है, तो किसी शख्स ने एमबीए किया हुआ है, कोई मैनेजर है तो कोई एडमिन है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है तो कोई प्रोफेशनल है, किसी की एज जो है वो कम है तो कोई बहुत ज़्यादा सीनियर है। तो मुझे तमाम लोगों को एक पेज पे लाना है, और तमाम लोगों को एक पेज पे लाने के लिए शुरू की 4 क्लासेस बड़ी ज़रूरी हैं कि हम बेसिक के ऊपर बात करें, और बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं जाएंगे, हम स्लो जाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, आराम से उसको सीखेंगे, आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे और आप उसके ऊपर काम करेंगे। और अगर कोई भी सवाल होगा तो आप गूगल क्लासरूम के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये फोरम आप अगर ज्वाइन करते हैं हमारी एक्सेल बेसमेंट की वेबसाइट पे, तो इस फोरम का आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि इस फोरम के ऊपर एक कम्युनिटी बिल्ड की हुई है जिसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, सिर्फ एक्सेल नहीं है, वर्ड भी है, पावर पॉइंट भी है, पावर बीआई भी है, डेटा साइंस भी है। तो आप वहाँ पर जाके लेटेस्ट अपडेट्स को देख सकते हैं। ठीक है जी, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि वो आर्टिकल्स को रीड करें। ठीक है, तो आप आर्टिकल्स को रीड कर सकते हैं एक्सेल से रिलेटेड, बीआई से रिलेटेड। तो हमने एक ब्लॉग डिज़ाइन किया है और हम वीकली बेसिस पे उस ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल्स को अपडेट करते हैं। सो आई होप कि तमाम पार्टिसिपेंट्स इन सारी चीज़ों से फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, और अपने स्कोप को इंक्रीज करेंगे। अब आ जाते हैं कोर्स आउटलाइन की तरफ। ठीक है, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर ली जाए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से कोई ऐसा टॉपिक जो इसमें ना हो। सो पहले एक चीज़ मैं ये क्लियर करता चलूँ कि ये 13 पॉइंट्स जो है आपके सामने, हम इन्हीं टॉपिक्स को 16 आवर्स के अंदर पढ़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, देखिए हो सकता है कि अगर हमने वी लुकअप को बेसिक में पढ़ लिया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम उसको एडवांस में नहीं पढ़ेंगे। वी लुकअप को बेसिक लेवल पे देखने के बाद हम उसको एडवांस में भी इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली अगर मैं कोई चार्ट क्रिएट करना आपको सिखाता हूँ बेसिक में, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको एडवांस में नहीं पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये जो सारे टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इन तमाम टॉपिक्स की इम्पोर्टेंस बेसिक में भी है और एडवांस में भी है। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जो सिनेरियो होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
ठीक है जी। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो पॉइंट नंबर 12 है, पॉइंट नंबर 13 है। पॉइंट नंबर 12 क्या कह रहा है? हाउ टू डू फ्रीलांसिंग विद एक्सेल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो मैं आपको इतना कैपेबल इंशाल्लाह बना दूंगा अगर आप सबने सपोर्ट किया तो। फ्रीलांसिंग कैसे की जाती है, कैसे होगी, क्या मिस्टेक्स करते हैं, और इसके अलावा कोर्स कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। यानी 16 आवर्स कंप्लीट होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि अब मैं प्रैक्टिस करना छोड़ दूं, या रहीम सर का कोर्स कंप्लीट हो गया और मैंने सर्टिफिकेट ले लिया तो मेरी जर्नी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ध्यान से अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करना है। और एक्सेल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, तो आपको स्पेशलाइजेशन कोर्स की तरफ भी जाना चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी गाइड कर दूंगा कि कैसे किया जाता है। डिस्क्लेमर्स मैं क्विकली आपको दे दूं, ठीक है, और इसके बाद फिर हम एक्सेल की तरफ आते हैं, क्योंकि डिस्क्लेमर्स को देना बड़ा ज़रूरी है। तमाम पार्टिसिपेंट्स इसको, इन पॉइंट्स को नोट कर लें अच्छी तरह से। और कोई भी आपका अगर फीडबैक हो तो जो मैनेजमेंट है, जिसमें जैन है, वकास है, अली है, आप उनसे फर्दर कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन कर लीजिएगा। सो सबसे पहला डिस्क्लेमर है, द अबव टॉपिक्स विल बी कवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक टू इंटरमीडिएट मॉड्यूल एंड सम विल बी इन एडवांस, जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो दोनों में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है जी। अ, जो मेन पर्पस है इस कोर्स का, जब मेरी और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस पूरी मैनेजमेंट कमेटी का, डेफिनेटली जो जिन लोगों ने इनिशिएटिव किया है, प्लेटिनम वॉलंटियर कॉर्प्स ने, खास तौर पे सबसे पहले जैन का, इसके बाद वक्कास का, कि जैन ने आइडेंटिफाई किया कि मैं इस खिदमत को कर सकूं आप लोगों के लिए। और हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि हम जमात की अपलिफ्टमेंट के लिए कोर्स करवा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा फोकस वो होगा, जमात के वो स्टूडेंट्स, वो प्रोफेशनल्स, वो लोग, मेल और फीमेल, जो इस वक्त कोविड के टाइम पीरियड में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, तो पहले तो मैं उनका हाथ पकड़ूंगा और पहले मैं उनकी अपलिफ्टमेंट के ऊपर ध्यान दूंगा। ठीक है, यानी जिनकी सैलरी समझ लें कि 40,000 से कम है, या जो स्ट्रगल कर रहे हैं, या जिनको करियर थोड़ा शिफ्ट करना है, या एक्सेल से उनकी इनकम बढ़ सकती है, तो सबसे पहले मेरा जो पर्पस है वो अपलिफ्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर जमात के लोग होंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास एक और अपर लेयर होती है, जिनकी सैलरी, इस वक्त आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जिनकी सैलरी शायद 60,000 से ज़्यादा होगी, 80,000 होगी, 1 लाख रुपए होगी, तो वो मेरी प्रायोरिटी के अंदर सेकंड पर है। लेकिन जो मेरी प्रायोरिटी में फर्स्ट पे है वो 50,000 से लेस सैलरी वाले लोग होंगे, जिनको अपलिफ्ट किया जाएगा, या वो लोग होंगे, वो स्टूडेंट्स होंगे जो अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जॉब्स एंड फ्रीलांसिंग वर्क। ठीक है जी। तो सबसे कोर मैंने पॉइंट डिस्कस कर लिया इस कोर्स का। अच्छा जी, ये पॉइंट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं अभी इसको अगेन डिस्कस नहीं करना चाह रहा। ऑलरेडी जैन ने आपको बता दिया है कि किस तरह की ऑडियंस है इसके अंदर और कैसे लेकर चलना है। रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, गूगल क्लासरूम के ऊपर इसका लिंक रख दिया जाएगा। असाइनमेंट्स की अगर बात करें तो असाइनमेंट्स आपको हर ट्यूसडे को अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आज संडे है, आज आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। मंडे सबका बिजी वर्किंग डे होता है। मंडे अगर आप लोग जॉब्स कर रहे हैं तो सबका बहुत मसरूफ तरीन दिन होता है। ट्यूसडे को आपको असाइनमेंट मिलेगा, आपको सबमिट करवाना है फ्राइडे को। फ्राइडे को अगर आप सबमिट नहीं करवाएंगे तो आपके पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे। असाइनमेंट्स के पॉइंट्स हैं, अटेंडेंस के पॉइंट्स हैं, ठीक है, हर एक एक्टिविटी के पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब आप इस पूरे कोर्स के अंदर जब आप आ गए हैं तो हर एक छोटी छोटी चीज के पॉइंट्स हैं जो आपको टाइम बाय टाइम गूगल क्लासरूम पे अपडेट किया जाएगा। ठीक है, और ये तमाम चीजें इसलिए रखी हैं, ये सारे प्रोटोकॉल्स बनाने का मकसद क्या है। देखिए, अगर हम इस प्रोटोकॉल्स को नहीं बनाते तो लोग कभी सीखते, कभी अटेंड करते, कभी अटेंड नहीं करते। इन प्रोटोकॉल से होगा ये कि हम अगर 70 या 80 लोग अगर इस वक्त मौजूद हैं, तो प्रोटोकॉल्स या रूल्स को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद है कि कम से कम अगर 30 या 40 लोग भी सीरियसली इसको सीख जाएं तो हमारा मोटिव अचीव हो जाएगा, इस इंस्टीट्यूशन का मोटिव अचीव हो जाएगा। लेकिन मेरी तो दरख्वास्त है कि तमाम के तमाम लोग जो इस सेशन में मौजूद हैं, इस वक्त 77-78 लोग मौजूद हैं, सब फायदा उठाएं इस कोर्स से। ठीक है, इसीलिए आपके लिए प्रोटोकॉल्स को रखा गया है।
एक फाइनल एग्जाम भी होगा आपका, जो आखिरी क्लास होगी। आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा। तो जो आखिरी क्लास होगी वो 1.5 आवर की होगी और आधा घंटा आपका एग्जाम होगा, यानी वो 2 घंटे की क्लास में आखिरी का हाफ आवर आपका एग्जाम होगा। 30 एमसीक्यूज होंगे, कम से कम आपको 70% उसमें लेने हैं, आपको एग्जाम पास करना है। और अटेंडेंस, ठीक है, असाइनमेंट्स, एग्जाम, हर चीज़ जब पास होगी सर्टेन परसेंटेज से तो आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। ठीक है जी। जैसे मैंने यहाँ पर पहले रखा था कि 8 में से 6 क्लासेस अटेंड करना लाजमी है, लेकिन फिर हमने थोड़ा सा चेंज किया और वकास ने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्सप्लेन कर दिया है कि कम से कम 7 क्लासेस आपको अटेंड करनी है आउट ऑफ 8। एक क्लास का आपके लिए मार्जिन रखा गया है कि कभी कभार होता है कि तबीयत सही नहीं है या कहीं इमरजेंसी हो जाती है, सो उसके लिए। बट स्टिल अगर कुछ और मसला हो तो मैनेजमेंट को ज़रूर इन्फॉर्म कर दें, अगर जेन्युइन रीज़न हो। ठीक है, एक्सक्यूजेज ना हो, जेन्युइन रीज़न हो। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे जैन ने उस पॉइंट को क्लियर कर दिया है, बट स्टिल गूगल क्लासरूम पे आप लिख सकते हो, लेकिन रिलेटेड टू द टॉपिक्स। अब समटाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट जो सवाल है वो क्लास के टॉपिक का नहीं पूछेगा, उसको जॉब के अंदर जो मसला है ना उसका पूछेगा। तो वो ट्रेनिंग नहीं है, दैट इज रिलेटेड टू कंसल्टेंसी एंड सॉल्यूशंस। तो अगर आप में से कोई पार्टिसिपेंट कंसल्टेंसी करवाना चाहता है या वो सोल्यूशन बनाना चाहता है कॉर्पोरेट के लिए, तो वो फिर हमारी टीम से कांटेक्ट करे excelbasement@gmail.com से। ठीक है, तो हम आपको चार्जेस वगैरह बता देंगे। लेकिन एक चीज क्लियर कर देते हैं कि ये जो सेशन है ये ट्रेनिंग सेशन है। ठीक है, कंसल्टेंसी एंड सॉल्यूशंस इज द डिफरेंट डोमेन और ट्रेनिंग इज अ डिफरेंट डोमेन। सो मेक श्योर दैट इफ यू हैव अ क्यूरी यू कैन आस्क रिलेटेड टू द क्लास टॉपिक्स। लेकिन अगर आप पूरा एक इंटायर सोल्यूशन बनाना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप कंसल्टेंसी के हवाले से हमसे अलग से राब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, थैंक यू, आ गया। लेकिन क्लास अभी चल रही है तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं एक्सेल स्क्रीन को यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ और ये भी थोड़ा सा चेक हो जाएगा कि कितने पार्टिसिपेंट्स इस वक्त एक्टिव हैं। तो चैट विंडो में आप पहले तो ये कंफर्म कर लें कि एक्सेल की स्क्रीन आपको नज़र आ रही है मेरी। अगर आ रही है तो यस लिख दें, अगर नहीं आ रही है तो नो लिख दें। अगर वॉइस का कोई मसला है तो वो बता दें। तो ज़रा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें चैट विंडो में ताकि वी कैन मेक श्योर दैट यू आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम। ऑल राइट, सो दैट्स ग्रेट कि आपको मेरी एक्सेल की स्क्रीन इस वक्त नज़र आ रही है जिसमें आपको रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसेस नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, और एक और चीज़ मुझे बताएं चैट विंडो में पार्टिसिपेट करके कि आप एक्सेल का कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त। अ, आपके पास घर पे एक्सेल का कौन सा वर्जन है, 2013 है, 2016 है, 2019 है। तो आप काइंडली वो चैट विंडो में लिखें ताकि हमारे पास क्विकली एक रिस्पॉन्स आ जाए। जिसके पास 2007 है वो बहुत पीछे, कोशिश करें उसको 13 तक ले आए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो 2007 में काम नहीं करेंगे, तो काइंडली उसको नेक्स्ट वीक तक अपडेट कर दें। 2013 is fine, 2016 is fine, Microsoft 365 is fine। 2007 मैं रेकमेंड नहीं करूंगा इस कोर्स के लिए, वो बहुत आउटडेट हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट ने उसका सपोर्ट भी बंद कर दिया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने तो उसका सपोर्ट भी खत्म कर दिया है और 2010 का भी सपोर्ट खत्म कर दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पांस। आप तमाम का रिस्पांस का शुक्रिया। ज़्यादातर लोगों के पास मैं देख रहा हूँ इस वक्त 2013 मौजूद है। ठीक है, जो कि ठीक है, लेकिन आप जो मेरे डेस्कटॉप पर देख रहे हैं वो ऑफिस 365 सब्सक्राइब्ड वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट 365 का, और वो 2019 है। ठीक है जी, तो अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने गूगल क्लासरूम को ज्वाइन नहीं किया, काइंडली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेशन ख़त्म होने के बाद कर लीजिएगा, क्योंकि सेशन ख़त्म होने के बाद फिर आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे और कल मंडे है, तो फिर ऐसा ना हो कि आप एक हफ़्ते बाद उसको ज्वाइन करें। तो जितने भी ज्वाइन वाले काम हैं, जैसे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना है,
फेसबुक का पेज लाइक करना है, गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करना है, ये सारे काम सेशन के बाद कर लीजिएगा याद से, ताकि आप लोग अप टू डेट रहें, ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट ट्यूसडे को इनेबल हो जाएगा गूगल क्लासरूम के ऊपर। सही है। अच्छा जी, तो एक्सेल को हम वेरी बेसिक स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग इस इंटरफेस से वाकिफ़ होंगे। इस इंटरफेस के स्टार्टिंग टॉप लेफ्ट पर आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार होती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि जो लोग मोबाइल पे देख रहे हैं उनको भी आसानी से नज़र आ जाए। QAT स्टैंड्स फॉर क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है जी। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होती है? क्विक एक्सेस टूल बार बेसिकली वो जल्दी से आपको ऑप्शंस को क्लिक करने की इजाज़त देती है, जैसे सेव करना, अनडू करना, रीडू करना। तो आप अगर देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर टॉप लेफ्ट साइड पे छोटे छोटे आपको आइकन्स नज़र आ रहे होंगे, दैट इज़ कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार, जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मुझे उस टूल बार में ऐड करना है, तो जब आप क्लिक करेंगे वो ऑप्शन ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास इस लेआउट के अंदर डिफरेंट टैब्स आपको नजर आएंगे। अच्छा, अब बहुत सारे टैब्स ऐसे होंगे जो आपके पास नहीं होंगे, जो कि एक्सटर्नल टूल्स होते हैं जो एक्सपर्ट्स डेवलप करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक टूल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एनालाइज इट के नाम से, सही है। एक है फजी लुकअप के नाम से, एक और टूल है मंकी टूल्स के नाम से, ठीक है। नाम बहुत आपको फनी लग रहा होगा, बट इसने जो है ना आईटी डिपार्टमेंट से काफ़ी जॉब्स को ख़त्म कर दिया। So it's a shocking news for those who do transformation in the IT department. Now this has entirely been automated. ठीक है, so this is Monkey Tools, external tool है, कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं इंट्रोड्यूस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि नेक्स्ट जब आप कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इसको देखें तो आपको समझ में आए कि एक्सेल बहुत एडवांस हो चुका है। आप में से जितने लोग ऑडिटर हैं, अकाउंटेंट्स हैं, आपको स्प्रेडशीट की ऑडिटिंग करनी होती है कि क्लाइंट ने कोई गलत नंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिंक तो नहीं कर दिया, ये एरर क्यों जनरेट हो रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल मॉडल सही बना है कि नहीं बना, स्पीड क्यों स्लो हो गई है एक्सेल की। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर इंक्वायर एडिन में मिलेंगे, ठीक है। सो अगर आपके पास 2016 और अबव वर्जन है, प्रोफेशनल वर्जन, तो उसमें इंक्वायर एडिन को एक्टिव करना होता है। सो आप में से जितने लोग अकाउंटेंट्स या ऑडिटर्स हैं उनके काम का है ये एड इन, ठीक है। बट ये सारे वो एड इन्स हैं जो इंडस्ट्री वाइज इस्तेमाल होते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज में होते हैं, कुछ में नहीं होता, ठीक है। तो ये है आपका रिबन स्टाइल, सही है जी। इसके बाद आपके पास अगर हम इस इंटरफेस को मजीद डिस्कस करें तो एक नेम बॉक्स होता है आपके पास, फॉर्मूला बार आपके पास मौजूद होती है जहां पर आप फॉर्मूला की या फंक्शन की एडिटिंग कर सकते हैं। आपकी स्प्रेडशीट जो कि बनी हुई है कॉलम्स और रॉस की मदद से। अच्छा, इस लेक्चर को बड़ा ध्यान से सुनना है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग में सेशन के बहुत सारे सरप्राइजेस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और सरप्राइजेस का मतलब ये कि जो लेक्चर में डिलीवर कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो इसीलिए बता रहा हूँ कि आपका फंडामेंटल बेसिक स्ट्रांग हो। अगर बिल्डिंग की बुनियाद स्ट्रांग नहीं होगी तो बिल्डिंग बन नहीं सकती। तो जब तक फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होगा आप एडवांस को समझ नहीं सकेंगे क्लास 5 से, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 कि ये जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको असाइनमेंट में मैं आपसे पूछ सकता हूँ, मैं आपसे क्विज के अंदर पूछ सकता हूँ, ठीक है, या मैं किसी पार्टिसिपेंट से भी पूछ सकता हूँ। मैं किसी पार्टिसिपेंट को बोलूंगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करें और मुझे एक्सप्लेन करें। सो यू आर रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्स, क्योंकि अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं किया वी विल अज्यूम दैट यू आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो किसी को शर्माना नहीं है, मैं सवाल रेंडमली सैम्पलिंग बेसिस पे पूछ सकता हूँ। सो आई होप कि 78 लोग जो इस रूम के अंदर मौजूद हैं वो एक्टिवली मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं, ठीक है। और इससे होगा क्या, ये एक सेशन इंटरेक्टिव होगा, आप लोग ध्यान भी देंगे और आप लोग अच्छा सीख सकेंगे, ठीक है। सो आपकी स्प्रेडशीट कॉलम्स और रॉस के बेसिस पे बनी हुई होती है, ठीक है। और डेफिनेटली दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो सेल कहलाता है, सही है। अब थोड़े से फंडामेंटल्स और डिस्कस करते हैं। एक स्प्रेड के अंदर, एक वर्कशीट के अंदर आपके पास 16,384 कॉलम्स होते हैं जो ए से लेकर
XFD तक होते हैं, ठीक है जी। और तकरीबन आपके पास 1 मिलियन रॉज होती हैं वन वन वर्कशीट के अंदर की बात कर, ठीक है। सो इफ आई गो डाउनवर्ड्स तो आप देख सकते हैं कि जब मैं बिल्कुल स्प्रेडशीट के नीचे जाता हूँ सबसे लास्ट वाली रॉ पर, तो वहां पर एक नंबर लिखा हुआ है 1048576 विच इज हायर देन 1 मिलियन। और अगर मैं बिल्कुल राइट साइड पे चला जाऊं तो वहां पर लास्ट कॉलम का अल्फाबेट लिखा हुआ है विच इज XFD, ठीक है। तो 16,384 कॉलम्स हैं, 1 मिलियन रॉज हैं आपके पास, ठीक है। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो आ जाएंगे। तो एक स्प्रेडशीट में 17 बिलियन सेल्स होते हैं, ठीक है। और हर सेल का जो नाम होता है वो मुख्तलिफ होता है, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट, सेल रेफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो चैट विंडो में जरा मुझे बताएं कि एक्सेल के अंदर सेल रेफरेंसेस किसको बोलते हैं और कितने किस्म के सेल रेफरेंसेस होते हैं। सो काइंडली चैट विंडो में पार्टिसिपेट करें। कितने तरह के सेल रेफरेंसेस होते हैं और कौन कौन से होते हैं उसके नाम जरा चैट विंडो में बताइए। और अगर जवाब नहीं मालूम तो नो लिख दीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जिन लोगों को जवाब नहीं मालूम वो नो लिख दें, जिन लोगों को जवाब मालूम है वो उसका आंसर दे दें कि कितने किस्म के सेल रेफरेंसेस हैं और कौन कौन से नाम होते हैं उनके। अच्छा, बहुत सारे नो आ रहे हैं तो तो सारे बिगनर्स हैं इसका मतलब क्लास में। चैट विंडो में बहुत सारे नो हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता ज़रूर होगा। अब कुछ लोग माशाल्लाह से इंटरमीडिएट यूजर्स भी हैं और कुछ लोगों को तो मैं ऑलरेडी जानता भी हूँ। पार्टिसिपेट करें, काइंडली पार्टिसिपेट करें, हमारी टीम्स मॉनिटर कर रही हैं आपके रिस्पॉन्सेज को। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वी आर अज्यूमिंग दैट यू आर नॉट प्रेजेंट इन द सेशन, सो वी मे मार्क यू एब्सेंट। सो काइंडली जो भी सवाल आपसे पूछा जाए चैट विंडो में रिस्पॉन्स किया करें, ठीक है। मुतवज्जा हो जाए, अपनी अटेंशन ज़रा इस टॉपिक पर रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही स्टार्टिंग और क्रिटिकल टॉपिक है। अगर ये टॉपिक सेल रेफरेंसेस का समझ में आ जाएगा तो हमारी शुरुआत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ज़रा इसके ऊपर एक्सप्लोर करते हैं कि एक्सेल में किस किस तरह के सेल रेफरेंसेस होते हैं। सादिक ने रिस्पॉन्स किया है एब्सोल्यूट रिलेटिव, वेरी गुड सादिक। अभी हम ज़रा इसको देखते हैं कि और इन दो के अलावा और कितने होते हैं, ठीक है जी। जो लोग भूल गए हैं, रिकॉल नहीं कर सकते, मैं रिकॉल भी करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं, हम सब सीख रहे हैं। तो ये क्लासेस डेफिनेटली आप लोग के लिए इसलिए रखी गई है कि आप थोड़ा सा इसको रिकॉल करें, सीखें। जनाब, सबसे पहला सेल रेफरेंस होता है रिलेटिव, और मैं सबको सबकी एग्जांपल्स भी लिखूंगा ताकि आपको सही से समझ में आ जाए, ठीक है जी। सबसे पहला सेल रेफरेंस है रिलेटिव, नंबर 2 एब्सोल्यूट, नंबर 3 मिक्स, नंबर 4 3D, number 5 structured references, number 6 external cell references, ठीक है जनाब। ये 6 रेफरेंसेस हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जिसको आप डे इन डे आउट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अब मैं आपके सामने एग्जांपल्स लिखता हूँ, मैं एग्जांपल लिखूंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से रिकॉल हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर एक्सेल इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको इस्तेमाल ज़रूर करते हैं डे इन डे आउट, ठीक है जी। तो रिलेटिव की एग्जांपल क्या होगी, सिंपल एक सेल का नाम दे दिया A1, ठीक है। एब्सोल्यूट की एग्जांपल क्या होगी, काफ़ी लोगों को ये याद होगा, डॉलर का साइन आता है इसमें, याद है कि डॉलर का साइन लगाने से क्या होता है, वो सेल फिक्स हो जाता है अपनी जगह पे, फ्रीज हो जाता है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट कहते हैं। मिक्स, मिक्स बेसिकली 50% रिलेटिव होता है और 50% एब्सोल्यूट होता है, ठीक है जी। तो मिक्स की जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से होगी, या तो कॉलम से पहले डॉलर का साइन होगा या फिर रॉ से पहले डॉलर का साइन होगा, ठीक है। 3D क्या होता है कि समटाइम्स जब आप
फॉर एग्जांपल कोई आप एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, या फिर आप कोई MIS रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आपका जो डेटा होता है वो एक ही शीट में नहीं होता, वो दूसरी शीट से आप उसको लिंक करते हैं। तो जब आप किसी वर्कबुक के अंदर किसी और शीट से डेटा को लिंक करते हैं तो उसे हम कहते हैं 3D रेफरेंस, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3D रेफरेंस की एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इंशाल्लाह आने वाले क्लासेस में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, जब हम और मज़ीद टॉपिक्स को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो 3D रेफरेंस में पहले शीट का नाम होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, और फिर सेल का रेफरेंस होता है। स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस में आपके पास सबसे पहले टेबल का नाम आता है, और फिर इसके बाद टेबल के अंदर जो कॉलम होता है उसका नाम आता है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जितने भी बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जितने भी बिजनेस इंटेलिजेंस एड-इन्स हैं, दैट इज पावर क्यूरी, पावर पिवट, ठीक है, उनके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। वहां पर रिलेटिव और एब्सोल्यूट नहीं होता, सही है। और मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी, क्योंकि हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखें कि ये सब किसको क्या कहते हैं। इसके बाद जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे होंगे और जब आपको होमवर्क मिलेगा तो आप उसको खुद अप्लाई करके देखिएगा। एक्सटर्नल सेल रेफरेंसेस क्या होता है? ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि सारा का सारा डेटा एक ही वर्कबुक में ना हो, किसी और वर्कबुक में हो, पॉसिबल है। तो जब आप किसी दूसरी वर्कबुक से किसी सेल को कॉल करते हैं उसको एक्सटर्नल सेल रेफरेंसेस कहा जाता है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले वर्कबुक का नाम होता है, फिर उस वर्कशीट का नाम होता है, और फिर सेल का रेफरेंस होता है, ठीक है। तो ये 6 मुख्तलिफ किस्म के सेल रेफरेंसेस हैं और उनकी एग्जाम्पल्स हैं। जब आप हैंड्स ऑन करेंगे, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे इसका, तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल आप होंगे कि किस तरह के फॉर्मूला में, किस तरह के फंक्शन में किस रेफरेंस को इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। और ये बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है एक्सेल का, क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस इसकी नहीं करेंगे तो आप अच्छे फंक्शंस में रेफरेंसेस को कोट नहीं कर सकेंगे, और समटाइम्स गलत रेफरेंसेस को कोट करने से आपके आंसर्स डिफरेंट हो जाते हैं। और आप इमेजिन करें कि अगर आप फाइनेंस में काम कर रहे हैं, आप टैक्सेशन में काम कर रहे हैं, आप ऑडिट में काम कर रहे हैं, यानी आप ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जहां पर आप फाइनेंशियल नंबर्स को कोट करते हैं अपने मैनेजर को। तो अगर आपने गलत रेफरेंस इस्तेमाल किया और कोई गलत नंबर प्रोड्यूस हो गया, तो उससे आपको पता है कि आपका ना तो प्रमोशन होता है, ना आपकी जॉब स्टेबल रहती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इनिशियली फंडामेंटल लेवल पे हम तमाम चीज़ों को ठीक से सीखें, सही है। अच्छा जी, अब ये चेंज करने के बाद, यानी ये तमाम सेल रेफरेंसेस को सीखने के बाद, और हमने चेंज किया है कि कितने कितने रेफरेंसेस किस किस तरह के होते हैं, अब थोड़ा सा और मज़ीद आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। एक्सेल के अंदर जब अच्छा चलें आपसे एक सवाल पूछते हैं ताकि मैं एक और मर्तबा टेस्ट कर लूँगा कितने लोग प्रेजेंट हैं, कितने लोग एब्सेंट हैं। तो मुझे ये बताएं, फार्मूला और फंक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है? क्योंकि कभी कभार हम कहते हैं कि फार्मूला अप्लाई करो, कभी कभार हम कहते हैं फंक्शन अप्लाई करो। तो कोई मुझे चैट विंडो में लिख के बताए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्मूला एंड फंक्शन। मैं आपको 1 मिनट 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ी सी टाइपिंग करें चैट विंडो में। अगर आपको जवाब नहीं पता तो आप नो लिख दें, ठीक है। अगर आपको जवाब पता है तो आप पार्टिसिपेट करें कि फॉर्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, कुछ रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट हो गए हैं, मैं वो रीड कर रहा हूँ। बहुत सारे नो आ रहे हैं, अगेन नो इशू, हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बाकी मज़ीद लोग अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। गुजारिश ये है कि तमाम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। इससे होगा ये कि आपका रिटेंशन ऑफ लर्निंग एक्टिव रहेगा, ठीक है। आप अगर मुझे सिर्फ सुनते रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप अगर पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो रिटेंशन अच्छी होगी, लर्निंग अच्छी होगी, ठीक है। ओके, अब थोड़े से अच्छे रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो गए।
और मैं इसको रीड भी कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज यहाँ पर हमारे पास आए हैं, ठीक है। और मैंने अगेन कहा है कि अगर किसी को जवाब नहीं पता हो तो वो नो लिख दे, जिसको जवाब पता हो तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, ताकि हम क्रॉस चेक कर सकें आपकी एक्टिवनेस का। अब मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूँ कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है और हमें सही टर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक सेल में मैंने लिखा है 30 और दूसरे सेल में मैंने लिखा है 20, ठीक है। और मुझे इन दोनों का टोटल निकालना है। तो एज एन एक्सेल यूज़र मैं क्या करता हूँ, आपको ये तो पता होगा कि अगर आप फंक्शन लिखते हैं या फॉर्मूला लिखते हैं तो आप हमेशा इक्वल की साइन से स्टार्ट करते हैं। वैसे जब एक्सेल बना था 1978 के अंदर यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट था, और 1987 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने इसके थीसिस को बाय किया था और फिर उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफिशियली 1987 में लॉन्च हुआ था। और इससे पहले हमारे पास लोटस था, लोटस 1 2 3, फिर एक्सेल 1, एक्सेल 2, एक्सेल 3, और फिर ये सारे वर्जन्स आ गया। आज हम माशाल्लाह से 2020 में मौजूद हैं। तो पहले फंक्शंस और फॉर्मूला में एट द रेट साइन भी चलती थी, प्लस काफ़ी लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग में प्लस से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे मिस्टेक हो जाती है। तो ये बात ख्याल में रखिएगा कि जब भी आप फॉर्मूला लिखें या फंक्शन लिखें तो आप इक्वल की साइन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस पता करना है कि फॉर्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर पहले एग्जांपल में मैंने C6 सेलेक्ट किया, प्लस की साइन ऐड की जो कि मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन है, और फिर C7 लिख दिया। तो मेरे पास एक टोटल आ गया 50, जो कि बिल्कुल सही है। अगेन मैं दो सेम नंबर्स लिखता हूँ, और इस मर्तबा मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, दो सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। ये जो पहली इक्वेशन मैंने लिखी है C6 प्लस C7, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला का मतलब है यूजर मेड, ठीक है। और फंक्शन का मतलब है बिल्ट इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है जी। ये दो डिफरेंसेस हैं। तो यहां पर अगर आप देखें C6 प्लस C7, ये फॉर्मूला है क्योंकि मैंने खुद बनाया, एक्सेल ने मुझे हेल्प नहीं किया। ये दो सेल्स को आपस में मिलाना, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला। और यहां पर मैंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सम को जो है वो क्या किया है, इस्तेमाल किया है। तो इसके अंदर ऑलरेडी सम का फंक्शन क्या करेगा, नंबर्स को देखेगा सेल के अंदर और उसको ऐड कर देगा। ये बिल्ट इन मौजूद है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर 500 प्लस फंक्शंस मौजूद है, ठीक है। और सवाल ये पैदा होता है, हाउ टू बिकम एडवांस एक्सेल यूजर। तो क्या मैं तमाम फंक्शंस को सीख लूंगा तो क्या मैं एडवांस एक्सेल यूजर बन जाऊंगा? नो। मिनिमम आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, आप किसी भी डिफरेंट नेचर इंडस्ट्री में काम करते हो, मिनिमम यू आर रिक्वायर्ड टू लर्न 60 टू 70 फंक्शंस, जो कि जनरलाइज फंक्शंस हैं, ठीक है। और इस कोर्स में हम वही कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत डाइवर्स ऑडियंस है। ऐसा नहीं है कि इस कोर्स के अंदर सारे बैंकर्स होंगे या सारे जो है वो हॉस्पिटल इंडस्ट्री से होंगे या एयरलाइन इंडस्ट्री से होंगे या सप्लाई चेन से होंगे, सारे मिक्स लोग हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक्सेल के वो फंक्शन सिखाऊंगा जो तमाम इंडस्ट्री में तमाम फंक्शंस में यूटिलाइज होते हैं। एडवांस एक्सेल यूजर बनने के लिए आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, ठीक है। सो देयर इज नो लॉन्गर एडवांस यूजर, नाउ यू नीड टू बिकम द स्मार्ट यूजर,
ठीक है। और स्मार्ट यूजर का मतलब ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, आप ये देखते हैं कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा कौन से फीचर्स इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस है, तो अगर आप फाइनेंस में काम करते हैं तो आपको फाइनेंशियल फंक्शंस, रेफरेंस फंक्शंस, नेस्टेड इफ, पिवट टेबल्स, ये सब पता होना चाहिए। अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हैं तो आपको डैशबोर्ड्स वगैरह अच्छे बनाने आने चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ऑडिट डिपार्टमेंट में हैं तो आपको फॉरेंसिक ऑडिट करने आना चाहिए एक्सेल के अंदर। आपको डिफरेंट किस्म की मैन्युपुलेशंस पता होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशंस पता होनी चाहिए। तो आपको स्मार्ट यूजर बनना है, ठीक है। ये बात हमेशा ख्याल रखिएगा, ऐसा कोई कोर्स नहीं होता जो आपको एडवांस यूजर बनाए। हमने क्योंकि इस कोर्स का नाम ऐसा रखा है, लेकिन हम आपको एक्चुअली स्मार्ट यूजर बनाएंगे, ठीक है, ताकि आप मिनिमम चीजें इस कोर्स से सीख कर जाएं, ठीक है। फिर ये आपकी अपनी चॉइस है कि आफ्टर द कोर्स आप कैसे इसको परस्यू करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं जनाब। अगर फंक्शन समझ में आ गया है तो फंक्शन का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब बहुत कॉमन फंक्शन है जो आप सब इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू इफ, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन किया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको और जूम करता हूँ ताकि वो लोग जो सेल फोन से देख रहे हैं उनको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। लेकिन जैसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि नेक्स्ट टाइम से काइंडली लैपटॉप और पीसी वगैरह अरेंज करें अपने लिए, ठीक है। तो फंक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। जब आप फंक्शन को लिखते हैं तो आप इक्वल की साइन से स्टार्ट करते हैं, उस फंक्शन का नाम लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट ओपन करते हैं। जब आप राउंड ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो उसके नीचे ना एक लाइन लिखी हुई आ रही होती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है जी। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस कहलाता है फंक्शन सिंटेक्स, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं वी लुकअप की बात करूं और इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो नीचे जो सेंटेंस आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो ये मैं इसको ड्रैग और ड्रॉप भी कर रहा हूं, ये कहलाता है फंक्शन सिंटेक्स। फंक्शन सिंटेक्स का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर, सही है। अब ये क्यों बनाया गया है, इसकी एक वजह है। देखिए रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ, इसको समझिएगा, अगर मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ और मैं अकाउंटिंग का स्टूडेंट हूँ, मैं एक अकाउंटिंग एंट्री जब सॉफ्टवेयर के अंदर पास करूँगा तो मैं अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करूँगा। अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स इसलिए बनाए गए हैं कि कम से कम बिजनेस फ्रॉड या एरर करे, और अगर होता भी है तो ऑडिट के वक्त उसको रिवर्स करके ठीक कराया जाता है। अगर ऐसा ना होता, अगर स्टैंडर्ड नहीं बनाया जाता, तो आज हर बिजनेस कोई ना कोई फ्रॉड करता, कोई ना कोई एरर करता, अपनी मर्जी की एंट्रीज पार्क कर देता। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर स्ट्रक्चर बनाया फंक्शन का। अगर नहीं बनाता तो हर यूजर अपने हिसाब से कुछ ना कुछ लिख रहा होता और उसका रिजल्ट अजीब व गरीब होता। और जिंदगी में हम डेफिनेटली आगे बढ़ने के लिए भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स या उसूल को फॉलो करते हैं, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर। तो फंक्शन सिंटेक्स को इस तरह से समझें कि ये एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। स्ट्रक्चर को अगर आप तोड़ोगे तो एक्सेल आपको एरर देगा। आपने देखा होगा ना, समटाइम्स आप एक्सेल के फंक्शंस को सही से नहीं लिखते हो, उसके स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हो, तो क्या होता है, एरर आ जाता है ना। तो फंक्शन के सिंटेक्स को सही से समझना है, उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, और आपको उसी सीक्वेंस में लिखना है। तो ये है फंक्शन सिंटेक्स। अच्छा, फंक्शन सिंटेक्स के अंदर होते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, और फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स दो तरह के होते हैं। कुछ होते हैं कंपलसरी और कुछ होते हैं ऑप्शनल। और ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी फंक्शन आर्ग्यूमेंट को स्किप कर दें क्योंकि वो ऑप्शनल था, तो बैकएंड पे उसकी कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट हुई हुई होती है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू होती है जो बैकएंड पे अप्लाई हो जाएगी। और अब
हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि ये ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसका पर्पस क्या था बनाने का, और हर फंक्शन में एक अलग ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है जी। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स में जो कंपलसरी होते हैं वो तो आपको फिल करना लाजमी है, लेकिन ये कैसे पहचानेंगे कि कौन से कंपलसरी है कौन से ऑप्शनल है? तो वो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स जिसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, वो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स जिसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट है वो ऑप्शनल है। जो विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट है वो कंपलसरी है। ठीक है, मैं अगेन आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं इफ का फंक्शन लिखता हूँ, तो अगर आप देख सकें, अगर आप लैपटॉप पे मौजूद होंगे या सिस्टम पे मौजूद होंगे तो आप आसानी से देख लेंगे। मोबाइल इंटरफेस जैसे मैंने कहा कि वो बहुत स्मॉल लुक आएगा, बट फिर भी अ, अगर आप देखें तो इफ फंक्शन के अंदर लॉजिकल टेस्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब वो कंपलसरी है। वैल्यू इफ ट्रू के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, वैल्यू इफ फॉल्स के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब वो ऑप्शनल है। और ऑप्शनल है तो इसका मतलब मैं उसको स्किप कर सकता हूँ, उसकी कोई बैकएंड पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू होगी, वो क्या वैल्यू होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया आज की क्लास के अंदर कि फंक्शन का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब जरा डिस्कस करते हैं एक्सेल एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर। ये भी जानना बड़ा जरूरी है। जब आप एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, चाहे वो क्लाउड बेस्ड हो चाहे वो डेस्कटॉप बेस्ड हो, उसका भी एक स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, सो एक्सेल एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हैं आपके पास एक ब्लैंक वर्कशीट होती है। ठीक है, उस लेकिन जब आप उसके ऊपर काम करते हैं और उसको सेव कर लेते हैं तो आप उसे कहते हैं वर्कबुक। ठीक है जी। इस वर्कबुक को जब आप सेव करते हैं तो इसका एक डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है, यानी क्या उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि फाइल का नाम, फाइल की जो टाइप होती है उससे ये पहचानी जाती है फाइल। सही है, तो इसका जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो डॉट एक्सएल एस एक्स होता है। वर्कबुक के अंदर हमारे पास होती हैं वर्कशीट्स। ठीक है, मिनिमम 1 वर्कशीट तो होगी, मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन योर रैम। ठीक है, तो आप मुझसे अगर पूछें कि सर एक वर्कबुक के अंदर हम कितनी वर्कशीट्स को ऐड कर सकते हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन योर मेमोरी, कि वो 300 भी ऐड हो सकती हैं, 400 भी ऐड हो सकती हैं। आपने देखा होगा समटाइम्स वर्कशीट्स कम होती हैं लेकिन डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो स्पीड स्लो जाती है या वर्कशीट हैंग हो जाती है। तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से भी इंशाल्लाह बात करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। लेकिन अभी हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि नंबर 1 वर्कबुक, नंबर 2 वर्कशीट्स, नंबर 3 वर्कशीट्स के अंदर हमारे पास एरिया होता है जिसको हम सेल्स बोलते हैं, क्योंकि सारा काम हम सेल्स के ऊपर कर रहे होते हैं, तो उनको हम एरे कहते हैं। सो एरे मींस ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, और एरे दो किस्म के होते हैं, नंबर 1 एडजेसेंट, नंबर 2 नॉन एडजेसेंट। ठीक है जी। सो ये है स्ट्रक्चर एक्सेल की एप्लीकेशन का। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि सर ये एरे क्या है और ये एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं एडजेसेंट की एग्जाम्पल। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर कुछ डेटा है, रैंडम नंबर्स मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ कुछ डेटा मौजूद है। ठीक है, और इस डेटा को मैं कैसे पहचानूंगा कि ये एडजेसेंट या नॉन एडजेसेंट? बिकॉज इस डेटा के अंदर कोई ब्लैंक कॉलम नहीं है, कोई ब्लैंक रो नहीं है। सेल ब्लैंक हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बीच में मैंने कोई ब्लैंक कॉलम ऐड कर दिया या मैंने कोई ब्लैंक रो ऐड कर दी, ऐसा नहीं है। ये तो टूट जाएगा ना, सारा डेटा टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो डेटा जब एक साथ होता है इसको कहते हैं एडजेसेंट। लेकिन जब डेटा स्प्लिट हो जाए, यानी अब ये 4 डिफरेंट एरे हैं, ये अलग एरे है, ये अलग एरे है, ये भी एक अलग एरे है,
तो ऐसे डेटा को हम कहते हैं नॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट में आपको आई होप के फर्क पता चल गया। एडजेसेंट का मतलब जिसमें कोई ब्लैंक कॉलम या ब्लैंक रॉ बीच में नहीं होनी चाहिए, सेंट कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, सारा डेटा एक साथ होना चाहिए। सही है। और नॉन एडजेसेंट में क्या होता है, आपने देखा होगा काफी सारे लोग आपके वर्क प्लेस के ऊपर एक ही शीट में अलग अलग जगहों पे डेटा रख देते हैं। उससे क्या होता है, उससे डेटा एक साथ कंसोलिडेट नहीं होता, मसला हो जाता है, फॉर्मूला सही से वर्कआउट नहीं करता, है ना। तो बहुत सारे एक्सेल के ऐसे फीचर्स होते हैं जो एडजेसेंट पे काम करेंगे, नॉन एडजेसेंट पे काम नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, सो आई होप एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट का फर्क आपको पता चल गया। अच्छा जी, एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट का फर्क मैं अगेन बता रहा हूँ क्योंकि चैट विंडो में लिखा हुआ है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने ये कहा एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट में कि लेट से ये सारा डेटा एक साथ है, ठीक है, इसके अंदर इसके बीच में कोई ब्लैंक कॉलम नहीं है, ब्लैंक रॉ नहीं है, ये डेटा एडजेसेंट कहलाएगा, सारा डेटा एक साथ होगा। ठीक है, लेकिन अगर इस डेटा के अंदर मैं ब्लैंक कॉलम ऐड कर दूं तो अब ये एडजेसेंट डेटा नहीं रहा, ये नॉन एडजेसेंट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है जी, दिस इज द एग्जांपल। तो अब तक हमने अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है, ठीक है, एक्सेल की एप्लीकेशन से रिलेटेड। अब हम मजीद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। मैं अपनी स्क्रीन चेंज कर देता हूँ और मुझे बताइएगा कि आपको स्क्रीन डिफरेंट नज़र आ रही है। क्या आपको मेरे पास मेरी स्क्रीन के ऊपर एक डेटाबेस नज़र आ रहा है जिसमें कस्टमर, प्रोडक्ट, सेल्स पर्सन वगैरह लिखा हुआ है? अगर नज़र आ रहा है तो चैट विंडो में यस लिख दो ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। अब हम पिवट टेबल्स को पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है ये टॉपिक और बहुत कॉमन टॉपिक है। ऑलमोस्ट तमाम लोग पिवट टेबल्स पे रिपोर्ट्स वगैरह क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, तो आपको मेरी स्क्रीन पर डेटा नज़र आ रहा है, तमाम लोग काइंडली पार्टिसिपेट करें, इससे हमें ये पता चलता है कि कितने लोग प्रेजेंट हैं। इस वक्त मौजूद हैं 75। तो तमाम लोग जिन लोगों ने कंफर्म नहीं किया काइंडली कंफर्म कर दें कि आपको मेरी स्क्रीन पर एक डेटाबेस नज़र आ रहा है और ये डेटाबेस एडजेसेंट डेटाबेस है। अब आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई। एडजेसेंट डेटाबेस, अब आप देख रहे हैं इस डेटाबेस में कोई गैप नहीं है, बीच में कोई ब्लैंक कॉलम नहीं है, कोई ब्लैंक रॉ नहीं है, सारा डेटा एक साथ मौजूद है ना। तो ऐसे डेटा को एडजेसेंट कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा पिवट टेबल्स में हमेशा एडजेसेंट डेटा काम करेगा, नॉन एडजेसेंट नहीं, वरना पिवट्स नहीं बनेंगे, एरर आ जाएगा। ठीक है, वार्निंग आ जाती है उसमें। अब हम सबसे पहला फीचर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है जिसके बैकएंड पे एक एल्गोरिथम लगा हुआ है जो आपके डेटा के ऊपर एनालिटिक्स आपको बना के देगी। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आपके पास एक लेटेस्ट वर्जन एक्सेल का होना चाहिए, वो ऑफिस 365 सब्सक्रिप्शन वाला होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है कोई मसला नहीं है, मैं उनको बताऊंगा कि अगर आपके पास ये फीचर नहीं मौजूद है तो आप ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है इसका। ठीक है, तो मैं आपको दूसरा ऑप्शन में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में जिनके पास लेटेस्ट वर्जन होता है तो उनका काम कितना आसान हो जाता है। ठीक है, जो काम हम 2 घंटे में कर रहे होते हैं वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो ज़रा एक्सप्लोर करते हैं सबसे पहले फीचर को जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। अब आप देखें मेरे पास ये डेटा है। ठीक है जी, इस डेटा को मैं सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब देखें सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज होती हैं। डेटा जब एडजस्टेंट होता है तो आप कंट्रोल ए प्रेस कर लो, आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। या अगर आप बिल्कुल डेटा के स्टार्टिंग पे मौजूद हो तो कंट्रोल शिफ्ट एरो कीज को इस्तेमाल करके आप डेटा को राइट वर्ड्स और डाउन वर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। तो आई होप
जितने भी पार्टिसिपेंट आज की क्लास में मौजूद हैं उनको डेटा सेलेक्ट करना आता होगा, ठीक है। और यकीन करें ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप जब तक हैंड्स ऑन नहीं करेंगे ना, ये आप खुद नहीं समझ सकेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा स्टाइल, जैसे मैंने कहा कि कोविड के बाद हमारी सारी क्लासेस जो है ना ऑनलाइन हो गई हैं। तो हमें बेनिफिट ये होता था फिजिकल क्लासरूम में ना, टीचर स्टूडेंट के पास आके भी हेल्प आउट कर देता था। लेकिन ऑनलाइन में आपको पता है कि 70 लोग अगर बैठे हुए हैं तो 70 के 70 अलग अलग एड्रेस नहीं हो सकता। सो होता यही है कि सेशन खत्म होने के बाद जो है ना आप अपने एंड पे इसको जो है वो रिजॉल्व करते हैं काफ़ी चीज़ों को। तो आई होप कि काफ़ी लोगों को सिलेक्शन करना आता है। कंट्रोल शिफ्ट और एरो की से ये सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट के टैब में जाऊंगा, ठीक है, और वहां पर एक फीचर मौजूद है टेबल, ठीक है। तो मैं इस नॉर्मल डेटा को टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरे पास क्रिएट टेबल की एक विंडो आ जाएगी और मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो मेरा ये जो डेटा है वो क्या हो गया, टेबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। अच्छा, काफ़ी लोगों का एक सवाल ये भी हो सकता है कि सर ये हमें शॉर्टकट कीज कैसे सीखेंगे हम। तो शॉर्टकट कीज का टेंशन ना लें, शॉर्टकट कीज से रिलेटेड आपको नोट्स गूगल क्लासरूम में अपलोडेड मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप शॉर्टकट कीज वहाँ से सीख सकते हैं। मैं आपके पास वेबसाइट्स के लिंक्स आपको गूगल क्लासरूम में दे दूंगा। तो और टू बी वेरी ऑनेस्ट, शॉर्टकट कीज है ना पढ़ने से नहीं याद होंगे, मतलब शॉर्टकट कीज की प्रैक्टिस करने से आपको शॉर्टकट कीज याद होती है हमेशा। आप जितनी भी हैंड आउट्स अपने पास रख लेना शॉर्टकट कीज के, आपको बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन फिर भी एज अ टीचर मैं शॉर्टकट कीज के लिंक्स आपको दे दूंगा। तो डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या था, डेटा को सेलेक्ट किया। सेकेंड स्टेप क्या था, मैं इंसर्ट के टैब पर गया और इंसर्ट के टैब में जाने के बाद मैंने टेबल पे क्लिक कर दिया, ठीक है। सो नॉर्मल रेंज टेबल में कन्वर्ट हो गई। अब तमाम लोग अटेंटिव हो जाए। अब हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि ऑटोमेटिकली सिस्टम हमारे को एनालिटिक्स कैसे करके देगा, ठीक है जी। तो देखिए मैं इस टेबल के अंदर मौजूद हूँ और मेरे पास होम टैब में राइट साइड पे एक फीचर यहाँ पर मेरे मेरे पास मौजूद है, दैट इज कॉल्ड आइडियाज, ठीक है। और इसका जो छोटा सा आइकन है ना वो फ्लैश लाइट है, ठीक है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो राइट साइड पर एक नेविगेशन पेन ओपन हो जाएगा और ये फीचर क्या करेगा, मेरा डेटा एनालाइज करेगा और मुझे बहुत क्विकली विद इन फ्यू सेकेंड्स मुझे एनालिटिक्स करके दे रहा, ठीक है। तो अब जरा देखें कि सिस्टम ने क्या किया, इस डेटा को रीड किया और उसने अलग अलग तरीके से मुझे ग्राफ्स बना के दे दिए। जैसे वो कह रहा है कि सेल्स यूएसडी है 7 आउटलायर्स, ये मुझे आउटलायर निकाल के दे रहा है कि भाई ये टाइम पीरियड में ना आपकी सेल्स बहुत इंक्रीज हो गई थी। तो जरा आप चेक करें कि क्या कोई मसला तो नहीं हुआ सेल्स में, या अचानक से सेल्स क्यों बढ़ गई, कोई ओकेजन तो नहीं था कहीं। तो आप देख रहे हैं आपको ये एनालिटिकल व्यू आपको ऑटोमेटिकली दे रहा है। अब एक तरीका क्या होता कि जिन लोगों के पास ये फीचर नहीं है तो वो क्या करते, डेटा सेलेक्ट करते, पिवट बनाते, फिर चार्ट बनाते, फिर उसको फॉर्मेट करते, फिर उसमें से आउटलायर निकालते, तो आपका 1 घंटा तो यही कंज्यूम हो गया। तो जिन लोगों के पास लेटेस्ट वर्जन नहीं होता, लेटेस्ट फीचर्स नहीं होते, तो आप समझ सकते हैं कि कितना पेनफुल होता है कि वो सारा काम मैनुअल कर रहे होते हैं और 1 घंटा 2 घंटे बाद वो एनालिटिक्स बताते हैं अपने मैनेजर को। लेकिन जब जिनके पास फीचर्स होते हैं तो वो बहुत क्विकली एनालिटिक्स को ऑन द स्क्रीन विद इन फ्यू मिनट्स देख सकते हैं, ठीक है, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ डेमोस्ट्रेट करवा दी। अब देखें एक और चार्ट इसने यहाँ पर बनाया हुआ है और इसने खुद मुझे बताया कि सेल्स यूएसडी डिक्रीज ओवर ईयर, और बता रहे हैं कि कैसे 2012 से 2015 में सेल्स डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म के इसने रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली मुझे 1 क्लिक जनरेट करके दे दिया, ठीक है। तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, एक और चार्ट आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, फ्रीक्वेंसी इसने निकाल के दी है मुझे, ठीक है। अगेन कुछ आउटलायर्स मुझे इसने निकाल के दिए हैं, सेल्स पर्सन के हवाले से बात कर रहा है। फिर ये बोल रहा है कि चैनल पार्टनर में एक पर्सन है Q4 के अंदर, उसने हायर सेल्स की है। तो देखिए कितना क्विकली वो मुझे रीजन बता रहा है कि एक्चुअली Q4 के अंदर क्या हुआ है, ठीक है। अब आप इमेजिन करें कि अगर ये फीचर नहीं है
एनालिटिक्स का और आप मैनुअल बना रहे हैं, तो आपको मैनुअल बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन स्टिल इंडस्ट्रीज के अंदर लोग मैनुअल बनाते हैं, पूरा पूरा दिन कंज्यूम करते हैं उस एनालिटिक्स को करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आप मशीन से बात भी कर सकते हैं। कैसे? अगर आपने एक टर्म सुनी हो, दैट इज कॉल्ड एनएलपी। ठीक है, ये डेटा साइंस का पूरा एक फील्ड ऑफ स्टडी है। सो एनएलपी स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब ये कैसे काम करती है? यूजर अपनी जबान में, यानी बोलेगा तो वो अंग्रेजी, डेफिनेटली उसको उर्दू तो समझ में नहीं आएगी, वो अंग्रेजी बोलेगा, लेकिन आप अपने लिहाज से एक सवाल टाइप करोगे और बगैर फॉर्मूला अप्लाई किए हुए वो आपको आंसर दे देगा। सोचें जरा, वो लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं और वो लोग जो सिर्फ सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं और सिस्टम खुद ब खुद जवाब दे रहा है। मैं आपको यहाँ पे डेमो करके बताता हूँ। जैसे मैंने इस फॉर्मूला बार को क्लिक किया तो देखें वो मुझे कुछ सजेस्टेड सवाल बता रहा है कि आप इस डेटा में से किस किस तरह के एनालिटिक्स कर सकते हो। तो मैंने कहा कि मुझे बॉटम 3 से % बताओ। अब सवाल यहाँ लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, सिस्टम मुझे देखें विदाउट एनी फार्मूला जो है वो मुझे आंसर्स निकाल के उसने दे दिए कि कौन से बॉटम 3 सेल्स पर्सन है। अच्छा, अगर मैं खुद कोई सवाल लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे टोटल सेल्स पता करनी है, तो ट्रेडिशनल यूजर क्या करेगा? अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे टोटल सेल्स पता करनी है तो मैं सेल्स के कॉलम पे बॉटम पे आऊंगा और यहाँ सम का फंक्शन लिखूंगा। या अगर मुझे कोई चार्ट बनाना है तो मैं डेटा सेलेक्ट करूंगा, चार्ट बनाऊंगा, उसको फॉर्मेट करूंगा। लेकिन एनएलपी क्या करता है देखिएगा, मैं लिखता हूं टोटल सेल्स यूएसडी और एंटर प्रेस करता हूं, तो उसने मुझे डायरेक्टली बता दिया कि टोटल सेल्स 21.6 मिलियन की है। अगर मैं लिखूं टोटल सेल्स यूएसडी बाय रीजन, ठीक है, मुझे रीजन वाइज बताओ, तो वो मुझे रीजन वाइज बता रहा है एज लाइन चार्ट, तो वो मुझे लाइन बना के दे रहा है। मंथ वाइज, ठीक है। तो इसका मतलब मैं एनएलपी को यूज कर रहा हूं, मैं अपनी लैंग्वेज में सिस्टम को कह रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए, सिस्टम खुद मुझे वो चीज बना बना के ऑटोमेटिकली दे रहा है और मैं उसको एक न्यू शीट में इंसर्ट कर सकता हूं। तो देखें कितना क्विक, मैंने सिस्टम से सवाल पूछा, सिस्टम ने मुझे वो शीट और वो डेटा बना के दे दिया ऑटोमेटिकली। सो दिस इज द पावर ऑफ मॉडर्न एक्सेल, जहां पर हम ये कहते हैं कि जी uh, इन तरह के फीचर्स को जो है वो एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना, ये सिंपल बिल्ट इन फीचर्स हैं, आइडियाज, एनएलपी। आप इसमें सिर्फ सवालात लिखते हैं, आपको डेटा के एनालिटिक्स खुद ब खुद मिल जाते हैं। इसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ रहा, सारा काम ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको करके देता है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वही बात है कि आपको अगर मेहनत ज़्यादा करनी है तो आप मैनुअली एक्सेल को आप इस तरह से सीखते हैं कि आपको मैनुअली चीज़ें करनी पड़े। ठीक है, तो वो भी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है। तो जैसे फॉर्मूला होता है ना कि सम का फंक्शन सिखा दें, एवरेज का फंक्शन सिखा दें, तो हम वो बिल्कुल बेसिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे अभी मैं एक कमेंट रीड कर रहा हूँ, तो एक कमेंट आया कि भाई बहुत हैवी कॉन्सेप्ट है। तो आज तो पहली क्लास है, जनाब देखें आगे आगे क्या होता है। ठीक है ना, तो बताने का मकसद ये है कि मैं आपको दो तरीके के यूजर्स बता रहा हूँ एक्सेल के अंदर। एक वो यूजर है जो मैनुअल काम को बहुत पसंद करता है, जो कहता है कि मैं 2 घंटे लगा के एनालिटिक्स बनाऊंगा। एक वो यूजर है जो कहता है कि मैं मुझे 10 मिनट के अंदर एनालिटिक्स मिल जाए। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा कि एडवांस यूजर और स्मार्ट यूजर में बड़ा फर्क होता है। आपको एक्सेल के अंदर स्मार्ट यूजर बनना है। ठीक है, तो स्मार्ट यूजर बनना है तो डेफिनेटली हमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और जैसा मैंने कहा कि ये जो मैनेजमेंट है आपके सामने आज की क्लास में, जो मैं खुद हूँ ट्रेनर, हम बहुत एफर्ट लगाएंगे आपके ऊपर कि आप अच्छे तरीके से एक्सेल को एक्सप्लोर करें, सीखें। क्योंकि देखें, आपको सिर्फ एक्सेल जॉब के लिए यूज़ नहीं करना, आपको डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए इस्तेमाल करना है, आपको फ्रीलांसिंग के लिए इस्तेमाल करना है, तो आप जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं पिवट टेबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। बिल्कुल बेसिक, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि पिवट टेबल क्या होता है, तो ये डेटाबेस आपको
यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और इंसर्ट के टैब में मैं जाऊंगा और इंसर्ट के टैब में आपको लेफ्ट साइड पे पिवट टेबल नज़र आ रहा है, ठीक है जी। इस पिवट टेबल पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक क्रिएट पिवट टेबल की एक विंडो आ जाएगी, सही है। और मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ तो आपके पास एक ब्लैंक पिवट टेबल आ जाएगा, ठीक है। इस ब्लैंक पिवट टेबल में दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, ठीक है जी। राइट साइड पे आपको मुख्तलिफ फील्ड्स नज़र आ रही हैं, जैसे कस्टमर, प्रोडक्ट, सेल्स पर्सन, रीजन, ऑर्डर डेट्स, सेल्स। तो आप इन फील्ड्स को जब आप ड्रैग और ड्रॉप करोगे किसी भी एरिया में तो आपका पिवट टेबल यहाँ क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये बहुत आसान है, थोड़ी सी आपकी अटेंशन चाहिए। ये बहुत आसान है, मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा देता हूँ ताकि जो लोग बिल्कुल बेसिक के लोग हैं वो इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। सो लेट्स से मुझे प्रोडक्ट वाइज सेल्स देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रोडक्ट्स की फील्ड को माउस से लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करूंगा और मैं उसको रॉस का जो एरिया आपको यहाँ नजर आ रहा है उस पर ड्रॉप कर दूंगा। इसी तरह से मैं सेल्स को ड्रैग करूंगा और वैल्यूज पे ड्रॉप कर दूंगा। तो आप देखें आपको यहाँ पर एक पिवट टेबल नजर आ रहा होगा, प्रोडक्ट वाइज आपको सेल्स पता चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मुझे हर प्रोडक्ट को ईयर वाइज देखना हो, अब क्या है, पिवट टेबल हम क्यों बनाते हैं, चले मैं इसका भी बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि आप में से वो लोग जिनका ये सवाल हो कि पिवट टेबल क्यों बना रहा हूँ मैं या इसका फायदा क्या होगा, ठीक है, तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि ऐसा ना हो कि वो सवाल आपका रह जाए। पिवट टेबल हम बनाते हैं इसीलिए ताकि हम डेटाबेस को कन्वर्ट कर सके समरी में, ठीक है। डेटाबेस को समराइज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम पिवट टेबल बनाते हैं। पिवट टेबल बनाने के लिए आपको एडजेसेंट डेटाबेस की जरूरत होती है। जितने ज्यादा पिवट टेबल बनाएंगे आपकी फाइल साइज इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये थोड़ी सी लिमिटेशन है क्योंकि जितने अगर अगर डेटा आपका 10 MB का है और आप पिवट टेबल बनाते हो तो फाइल का साइज बढ़ जाएगा। लेकिन हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि फाइल के साइज को कैसे रिड्यूस किया जाता है, ठीक है जी। पिवट टेबल डेटा को रोटेट और रिवॉल्व करने के काम आता है, यानी आप डेटा से प्ले करते हो, ठीक है। तो आप समरी रिपोर्ट रॉ वाइज बना रहे होते हो, कॉलम वाइज बना रहे होते हो, तो ये सारे जो है वो यूजेज हैं इसके, ठीक है जी। अब जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि पिवट टेबल अगर मुझे ईयर वाइज देखना है तो मैं ईयर की फील्ड को ड्रैग करूंगा और कॉलम्स पे आके ड्रॉप कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं बहुत क्विकली और बहुत आसानी से प्रोडक्ट वाइज हर साल की मुझे सेल्स पता चल रही है। अगर यही काम आप किसी फंक्शन से करवाएंगे तो उसमें आप सम इफ्स को इस्तेमाल करेंगे। अब आप में से वो लोग जो माशाल्लाह से इंटरमीडिएट यूजर्स हैं, दे नो हाउ टू यूज द सम इफ्स, राइट। So you have to define certain criterias in the sum ifs and then that function gives you an output. तो इसी तरह से अगर यूजर सम इफ को भूल गया है, काउंट इफ को भूल गया है, तो उसके पास एक तरीका यह है कि फॉर्मूला के बगैर वो क्विकली एक रिपोर्ट बना सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अब एक और चॉइस भी हो सकती है कि इस पिवट करंटली ये जो पिवट टेबल है, ठीक है, जिसमें आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं और उसके सामने उसकी सेल्स नजर आ रही है, ये तमाम सालों की है, इसमें तमाम साल मौजूद हैं जितने भी डेटाबेस में थे। लेकिन अगर हमसे कहा जाता है कि मुझे कोई स्पेसिफिक साल की सेल्स को देखना है तो वो मैं कैसे देखूंगा, तो उसके लिए आपको रेलिवेंट फील्ड को हमेशा फिल्टर के एरिया में रखना पड़ेगा। और वो कहाँ होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मुझे किसी स्पेसिफिक फील्ड को फिल्टर में रखना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं ईयर की फील्ड को ड्रैग कर रहा हूँ और फिल्टर में आके ड्रॉप कर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने ईयर को ड्रैग किया और ड्रॉप किया तो ईयर के आगे ऑल लिखा हुआ है और एक छोटा सा एरो बना हुआ है।
तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाता है और इस मेन्यू में आप एक रेलेवेंट ईयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ 2013 की सेल्स देखनी है, तो मैंने 2013 पे चेक मार्क लगा दिया और ओके कर दिया, तो नंबर्स मेरे पास अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, लेटर ऑन अगर आपको 2013 नहीं 2014 चाहिए, उस पर चेक लगाया, 2014 में वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी। अब इशू क्या आता है कि जब भी आपको क्राइटेरिया चेंज करना होता है तो आप इस मेन्यू को ओपन करते हो और चेक और अनचेक करते हो, जिससे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, जिससे स्पेस कंज्यूम होती है। तो एक और फीचर हमारे पास मौजूद है, दैट इज कॉल्ड स्लाइसर्स। हम स्लाइसर्स को ऐड करके अपना एक विजुअल डिस्प्ले दिखा सकते हैं एज अ बटन स्टाइल। ठीक है, वो कैसे होगा वो ज़रा देख लें। जब आप पिवट टेबल में मौजूद हैं, ठीक है, तो ऊपर आपको रिबन में राइट साइड पे, ठीक है, आप पहली शर्त यह है कि आपको पिवट टेबल के अंदर ही रहना है। ठीक है, ऊपर टॉप राइट साइड पे आपको दो टैब्स नजर आते हैं, एक है एनालाइज और दूसरा है डिजाइन। अगर आप कोई पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत पुराना, तो उसमें नाम चेंज हो सकता है। अगर आप 2007 इस्तेमाल करेंगे तो उसमें तो स्लाइसर्स है ही नहीं, इसीलिए मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया था कि आप कौन सा वर्जन इस्तेमाल करते हैं। तो 2013 2016 ऑफिस 365 वाले लोग, उनको ये दो टैब्स ऊपर नजर आ जाएंगे। ठीक है, सो एनालाइज के टैब में आपके पास इंसर्ट स्लाइसर का एक ऑप्शन मौजूद है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंसर्ट स्लाइसर्स की एक विंडो आ जाएगी जिसमें तमाम फील्ड्स के नाम है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ईयर का स्लाइसर इंसर्ट करना है। सो इट्स वेरी इजी, आपने ईयर पे चेक मार्क लगाया और ओके कर दिया। सो आपके पास एक स्लाइसर बना हुआ आ गया, ठीक है, ईयर का। और आप किसी भी ईयर पे जब क्लिक करते हैं तो वो नंबर्स आपके पास अपडेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2 साल या इससे ज़्यादा एक साथ सेलेक्ट करने हैं तो आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो वो ईयर्स अपडेट हो जाएंगे। अगर आपको तमाम ईयर्स को सेलेक्ट करना है तो आप फिल्टर के बटन पे क्लिक करेंगे, तमाम ईयर्स सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसके कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं, इसकी विड्थ को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब एज अ यूज़र, एज अ बिजनेस यूज़र और अ फ्रीलांसर और अ स्टूडेंट, हम अपने डेटा को विजुअलाइज करना पसंद करते हैं कि हमें पता चले कि वो नंबर्स हमसे क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से वो नंबर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं इसमें। ठीक है जी। सो चार्ट कैसे इंसर्ट होगा, विद इन पिवट टेबल, एनालाइज के टैब में, अगेन वही टॉप राइट साइड पे एनालाइज का टैब मौजूद है और यहाँ पर पिवट चार्ट पे मैं क्लिक करूँगा और जो भी रेलेवेंट चार्ट है उसको सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा, तो मेरे पास एक चार्ट भी क्रिएट हो जाएगा इस स्प्रेडशीट पर। तो अब आप देख सकते हैं कि जब मैं स्लाइसर पे किसी ईयर पे क्लिक करता हूँ तो डेटा भी चेंज हो रहा है, वो विजुअलाइजेशन भी चेंज हो रही है ना। तो इस तरह से विद इन फ्यू मिनट्स, विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला और फंक्शन, हमने एक छोटी सी रिपोर्ट बना ली है जो डेफिनेटली अभी फॉर्मेट नहीं हुई हुई है, लेकिन हमने कॉन्सेप्चुअली देख लिया कि ऑप्शंस को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। ठीक है जी, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। ठीक है, और 5 मिनट्स का ब्रेक का मकसद ये है कि जो भी आपके सवालात हैं वो आप को होस्ट को चैट में लिखें। 9:35 मेरे पास हो रहे हैं, 9:40 पे क्लास में फिर से स्टार्ट करूंगा और आखिरी के 20 मिनट्स में पिवट टेबल में मजीद चीज़ों को एक्सप्लोर करके बताऊंगा। तो अगर आपको पानी वगैरह पीना है वो आप पी लें, आपको कोई सवाल टाइप करना है वो आप टाइप कर लें, और हम 5 मिनट के बाद सेशन रिज्यूम करते हैं। ठीक है जी।
अच्छा जी, तो 9:40 हो चुके हैं और एज पर कमिटमेंट हमने 5 मिनट्स का ब्रेक लिया था। 9:40 हो गए हैं, अब हमारे पास लास्ट 20 मिनट्स हैं, तो हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि रिपीटेशन करनी है, तो टेक्निकली इस सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। उस रिकॉर्डिंग को आप जितनी मर्तबा भी रिपीट करेंगे वो करते जाएं, सीखते जाएं, ठीक है। बिकॉज हम लाइव सेशन के अंदर रिपीट करेंगे तो हम कोर्स आउटलाइन से बहुत पीछे हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अटेंशन रिक्वायर्ड है और प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो रिपीटेशन, आप वीडियो रिकॉर्डिंग को जितनी मर्तबा रिपीट करें कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल। मैनेजमेंट आपको इन्फॉर्म कर देगी। लाइव वर्जन के अंदर हम एक या दो मोर्स आउटलाइन बहुत पीछे हो जाएगी इससे, ठीक है। सो कोशिश करें कि इसको 1 या 2 अटेम्प्ट में समझ लें, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग को काइंडली रेफर कीजिएगा। अच्छा जी, तो अब हम बैक टू सेशन आ गए हैं, ठीक है। और अब मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं पिवट टेबल्स की। मैं पिवट टेबल्स को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि मैं मज़ीद कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ दे सकूं। ट्यूसडे को असाइनमेंट ड्यू हो जाएगा, ठीक है। फ्राइडे को आपको सबमिट करवाना होगा। मेक श्योर कि आप, अगर कोई टॉपिक मिस हो गया है, कोई सेशन मिस कर गया है, बिकॉज वी हैव 106 और मोर देन दैट नॉमिनेशंस, सो आई कैन सी 55 पीपल हियर। 5 लोग तो मैनेजमेंट के होंगे, so we can see a 50% of attendance in the class 1. So the management needs to inquire that why 100 plus registration has not been turned up to 80% of attendance, why this is 50%. So technically होता क्या है कि institutions के courses free में होते हैं, so already we have discussion that people take it as a granted, but please please please, it's a humble request. The sessions are free, but this is a career oriented sessions, we need to cater the situations very carefully, ठीक है। ये courses market में बहुत expensive हैं, so try to give us value, try to appreciate the management, try to make sure that you present in the entire session. आपका हमारा मोटिवेशन आपकी अटेंडेंस होता है, आपका पार्टिसिपेशन होता है। सो मेक श्योर कि हम इन दोनों एंगल से चीज़ों को रिटेन कर सकें, ठीक है। क्लासेस विल बी ऑन एवरी संडे, वंस इन अ वीक, राइट। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पिवट टेबल। अब मैं पिवट को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं ताकि मैं आपको कुछ और ऑप्शंस जो है वो एक्सप्लोर करके बता सकूं, ठीक है। अब अगर आप देखें मेरे इस पिवट टेबल को, तो इस पिवट टेबल पे आपको 2 कॉलम्स नजर आ रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको डेट नजर आ रही होगी, ठीक है जी, और सेकंड कॉलम में आपके पास अमाउंट्स होंगी, सही है। अब लेट सपोज आपके पास जो डेटा है वो डेली बेसिस का है, डेट वाइज है, ठीक है। सो आपके पास अगर डेटा डेली बेसिस का है और आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू मंथली और वीकली, ईयरली, क्वार्टरली, तो बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ जिन लोगों को नहीं पता। सो मैं क्या करूँगा, मैं इस किसी भी डेट पर राइट क्लिक करूँगा और इस कॉन्टेक्चुअल मेन्यू के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है ग्रुप का, ठीक है। सो व्हेन आई क्लिक ऑन ग्रुप, तो आपके पास एक विंडो आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है जी। अब ज़रा देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। एक है स्टार्टिंग, एक है एंडिंग। ऑटोमेटिकली एक्सेल खुद रिकग्नाइज करता है कि मिनिमम डेट कौन सी है, मैक्सिमम डेट कौन सी है। आपको सिर्फ नीचे टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है कि आप इस डेली बेसिस के डेटा को मंथली में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्वार्टरली में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किस तरह से कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जब आप वो टाइम पीरियड यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली डेली बेसिस का डेटा मंथली में कन्वर्ट हो गया विदाउट एनी फार्मूला, ठीक है। अगर आप फार्मूला के थ्रू करते तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता, लेकिन बहुत आसानी से ये हो गया।
सो मैं अगेन इसको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने सिंपली इस डेली बेसिस के डेट्स को राइट क्लिक किया, ग्रुप पे क्लिक किया और फिर मैंने इस स्क्रीन से टाइम पीरियड सेलेक्ट किया। मैं एक से ज़्यादा टाइम पीरियड भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, मंथ, क्वार्टर, ठीक है। और मैं ओके करूँगा तो आप देखें आपकी रिपोर्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। उसमें आपको क्वार्टर और मंथ्स के टोटल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ग्रुपिंग। फिर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस बताता हूँ जो पिवट टेबल्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी चेंज द फील्ड और मैं मंथ को ड्रैग करके पिवट टेबल पे रख रहा हूँ। अब आप ये देख रहे हैं कि इस पिवट टेबल में मंथ वाइज सेल्स मुझे नजर आ रही है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेल्स को ड्रैग करता हूँ और वैल्यूज पे अगेन ड्रॉप कर देता हूँ, तो मुझे अगेन एक और मरतबा सेल्स नजर आ रही है सेम। मैं वन मोर टाइम एक और मरतबा सेल्स को ड्रैग करता हूँ और वैल्यूज पे ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब सेल्स आपको 3 मरतबा नजर आ रही है और डेफिनेटली हम इसको चेंज करेंगे, हम डिफरेंट कैलकुलेशंस करेंगे। तो पहले कॉलम में हमें मंथ वाइज सम नजर आ रहा है, टोटल नजर आ रहा है। दूसरे कॉलम में हम इसका एवरेज निकालेंगे और तीसरे कॉलम में हम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस निकालेंगे विदाउट फॉर्मूला, ठीक है। कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका। इस सेकंड कॉलम के अंदर किसी भी सेल पर आपने राइट क्लिक किया, ठीक है। आपने राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो मेन्यू आएगा, इस मेन्यू में थर्ड लास्ट ऑप्शन मौजूद है वैल्यू फील्ड सेटिंग्स का, ठीक है। और आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो यहाँ नजर आ जाएगी एंड दैट विंडो विल गिव यू डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस। तो बाय डिफॉल्ट देखें सम सेलेक्ट हुआ हुआ है, अगर मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है तो आई विल क्लिक ऑन एवरेज एंड आई विल प्रेस ओके। सो आई कैन गेट एवरेज ऑफ एवरी मंथ विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स, ठीक है। इसी तरह से तीसरे कॉलम पे अगर मुझे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पता करनी है तो इसका मतलब मुझे काउंटिंग चाहिए। तो काउंटिंग लाने के लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स और सम की जगह काउंट सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पता चल जाएंगी। इस वक्त डेटाबेस में मैंने हर महीने की जो ट्रांजैक्शंस है वो सबकी इक्वल रखी है, सिर्फ दिसंबर की मैंने 49 कर दी है, ठीक है। तो इसीलिए आपको सब जगह 48 नजर आ रहा है। आने वाली क्लासेस में हम जो एडवांस क्लासेस होगी हम उसमें देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ काउंट एंड अ डिस्टिंक्ट काउंट, because when you present your business KPIs, key performance indicators, you are responsible to present the correct number based on count or a distinct count, क्योंकि उससे ratios चेंज हो जाते हैं। तो आपको बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों का भी ख्याल रखना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे क्लास प्रोसीड होगी तो हम और ज़्यादा इसको इंटरमीडिएट टू एडवांस लेके जाएंगे, लेकिन क्योंकि बेसिक है तो मैंने आज की क्लास में आपको बेसिक कैलकुलेशंस बता दिए, ठीक है। अब मैं लास्ट 12 मिनट्स हमारे बाकी हैं सेशन के अंदर, तो मैं आपको दो कैलकुलेशंस और बता रहा हूँ, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे पता है कि बहुत कम लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया होगा। उन कैलकुलेशंस को बताने के बाद सेशन हम एंड करेंगे। तो जो भी आपके सवालात हैं, जैसे मैं चैट विंडो में देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के पास लैपटॉप का इशू है, कुछ लोगों के पास सॉफ्टवेयर का इशू है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ सेल फोन है। तो कोई मसला नहीं है, आपके ये तमाम सवालात के जवाबात मैनेजमेंट रिस्पॉन्स कर देगी आज रात में या इंशाल्लाह कल, जैसे उनको टाइम मिलता है तो वो आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे कि हम किस तरह से फ्लो में चलेंगे। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अभी इस वक्त क्लास 1 में जो आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं आप उसको पहले यूटिलाइज कर लें, फिर हम देखेंगे क्लास 2 और गोइंग फॉरवर्ड हम किस तरह से आपके लिए कुछ रूल्स में अमेंडमेंट्स कर सकें, ठीक है। तो अभी मैं अगेन अपने पिवट को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी कैलकुलेशंस बताता हूँ। मैं अगेन सेल्स यूएसडी को 2 मरतबा पिवट टेबल में रखता हूँ, ठीक है। अगेन मेरे पास सेम नंबर्स मेरे पास मौजूद हैं। अब मैं कुछ कैलकुलेशंस करूंगा। सबसे पहले इस सेकंड कॉलम के अंदर
मैं आपको बताऊंगा कि करंट मंथ में से प्रीवियस मंथ को कैसे माइनस किया जाता है, ठीक है। तो हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, करंट मंथ माइनस प्रीवियस मंथ को विदाउट फॉर्मूला कैसे निकालेंगे पिवट टेबल में, उसको देखते हैं। सो आई विल क्लिक ऑन दिस सेकंड कॉलम, राइट क्लिक, ठीक है। राइट क्लिक किया मैंने, उसी मेन्यू के अंदर वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, ठीक है। और आप देखें आपके पास यहाँ पर एक टैब बना हुआ है शो वैल्यूज एज का, सही है। जब आप शो वैल्यूज एज पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है नो कैलकुलेशन। आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस नजर आएंगी। अब हमें कौन सी कैलकुलेशन चाहिए, ऐसी कैलकुलेशन चाहिए जो करंट मंथ में से प्रीवियस मंथ को माइनस कर दे। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, ड्रॉप डाउन के अंदर डिफरेंस फ्रॉम सेलेक्ट करूंगा और बेस आइटम के अंदर क्लिक करूंगा प्रीवियस पे। मैं रिपीट कर देता हूं, शो वैल्यूज एज के टैब में डिफरेंस फ्रॉम, और वहां पर बेस आइटम के अंदर प्रीवियस। और क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि हमें हर करंट मंथ में से प्रीवियस मंथ को माइनस करना है, ठीक है। और मैं ओके प्रेस करता हूं तो आप देखें आपके पास बहुत क्विकली कुछ पॉजिटिव नंबर्स नजर आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव नंबर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो हर करंट मंथ में से प्रीवियस मंथ ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो रहा है और आपको वेरिएंस पता चल रहा है। अब वो वेरिएंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसकी फॉर्मेटिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको नेगेटिव वेरिएंस को रेड कलर में दिखाना है और राउंड ब्रैकेट के अंदर दिखाना है, आप में से वो लोग जो फाइनेंस और अकाउंटिंग के हैं या जो बिजनेस साइड के हैं, नेगेटिव नंबर्स को आप हमेशा राउंड ब्रैकेट्स में दिखाते हैं और उसको रेड में दिखाते हैं ना अपने फाइनेंशियल्स के अंदर। तो कैसे करेंगे उसको, राइट क्लिक, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, ठीक है। यहां पर एक ऑप्शन है नंबर फॉर्मेट का, आपने नंबर फॉर्मेट पे क्लिक किया, आपके पास फॉर्मेट सेल्स की विंडो आ गई। नंबर की कैटेगरी आपके पास यहाँ मौजूद है, जिसमें मैं फॉर्मेट सेलेक्ट कर लूँगा कि जी मुझे नेगेटिव नंबर्स जो है वो रेड कलर में देखने हैं, ठीक है। और मुझे कॉमा सेपरेटर भी लगाना है, डेसिमल अगर नहीं चाहिए तो आप ज़ीरो लगा देंगे और ओके कर देंगे। सो आप देखें जितने भी वेरिएंसेस थे आपके नेगेटिव करंट मंथ माइनस प्रीवियस मंथ, वो यहाँ रेड में शो हो रहे हैं और पॉजिटिव वेरिएंस आपके पास ब्लैक में शो हो रहा है। लास्ट कैलकुलेशन, दिस वाज द डिफरेंस। ये जो सेकंड कैलकुलेशन थी ये डिफरेंस की थी। लास्ट कैलकुलेशन विल बी ऑफ रनिंग टोटल। रनिंग टोटल का क्या मतलब है, अगर मैं फरवरी पर मौजूद हूं तो प्रीवियस मंथ का जो टोटल होगा वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं फरवरी में हूं तो जनवरी प्लस फरवरी, अगर मैं मार्च पे मौजूद हूं तो जनवरी फरवरी मार्च। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीछे तमाम महीनों के जो टोटल हैं वो ऐड होते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड रनिंग टोटल। अब रनिंग टोटल कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है, राइट क्लिक, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, कहाँ जाएंगे हम, शो वैल्यूज एज, ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे और यहाँ पर रनिंग टोटल इन के नाम से एक कैलकुलेशन मौजूद है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। रिपीट कर देता हूँ, कॉलम पे राइट क्लिक किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे गए और ड्रॉप डाउन से क्या सेलेक्ट किया, रनिंग टोटल इन, और ओके कर दिया। तो आप देखिए मेरे पास न्यू कैलकुलेशन बन गई है विच रिप्रेजेंट रनिंग टोटल। और आप देख सकते हैं कि दिसंबर के अंदर ये मेरी रिकंसिलेशन टैली हो रही है। रनिंग टोटल दिसंबर में जाके वही बनेगा जो मंथ वाइज का टोटल होगा, ठीक है जी। सो इस तरह से हम पिवट टेबल के अंदर बहुत सारी किस्म की कैलकुलेशन जो ऑटोमेटिकली बनी हुई हैं उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और आने वाली क्लासेस में भी हम सीखेंगे मज़ीद कैलकुलेशंस को। आज का जो हमारा टारगेट था, मुझे आपको नेस्टेड इफ़ भी पढ़ाना था, एंड और भी पढ़ाना था और इफ़ भी पढ़ाना था। लेकिन क्योंकि अब पहली क्लास है तो उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में टाइम लगता है, थोड़ा सा पार्टिसिपेंट्स को सेट होने में टाइम लगता है, इंटरनेट कनेक्शन की स्टेबिलिटी में टाइम लगता है। तो उन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए
आज का सेशन में हमने लिमिटेड टॉपिक्स पढ़े हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये फ्रूटफुल था उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से थे। जिन लोगों ने चैट बॉक्स में हमेशा नो नो लिखा था, तो आई होप वो अब यस यस में कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि अब इस सेशन में आपको काफ़ी चीज़ें मैंने बताई हैं। प्लस मैं आपको बता दूं कि जो काम आपको अभी सेशन के बाद करना है, प्लीज़ इसे भूलिएगा नहीं। अगर आप भूल जाएंगे तो फिर एक हफ्ता और चाहिए होगा। आपको यूट्यूब चैनल पे जाके एक्सेल बेसमेंट को सब्सक्राइब करना है, ठीक है जी। और यूडेमी पर मेरे बहुत सारे कोर्सेज मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त 12,000 स्टूडेंट्स को हम पढ़ा चुके हैं और बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आप में से वो लोग जो बहुत ज़्यादा एडवांस पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर फ्री कोर्सेज के लिए इनरोल हो सकते हैं। लेकिन फ्री कोर्सेज में यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, क्योंकि ये पॉलिसी होती है कंपनी की। लेकिन नॉलेज के लिए आप ज़रूर इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है जी। मैंने लिंक्स जो है वो चैट विंडो में लिख दिए हैं आपके लिए, ठीक है। और गूगल क्लासरूम को प्लीज़ ज्वाइन कर लें। मैं आपको गूगल क्लासरूम का इंटरफेस भी दिखा दूं, क्योंकि 39 स्टूडेंट्स अभी हैं। वी वांट कि आज मैक्सिमम जो तादाद थी वो 78 तक गई थी, शायद 80s तक गई थी। तो बहरहाल अटेंडेंस तो आज की क्लास से लगना स्टार्ट हो गई, और हमने कहा था कि सिर्फ एक ही एब्सेंट की लिमिट होगी। तो डेफिनेटली मुझे पता है कि ये नंबर कम होता जाएगा इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट, असाइनमेंट्स, अटेंडेंस। बट हम ये चाहेंगे कि हम जितने लोगों को सिखाएं वो एटलीस्ट उसका इम्पैक्ट बड़ा हो। वी आर नॉट हियर टू मेक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, वी आर हियर टू मेक अ बिगर इम्पैक्ट. So we want the learners who are more serious towards this acquiring this skill set. So kindly cooperate with us. ठीक है. I hand over to Zan if he is available to conclude the session. या सो थैंक यू रहीम। आई एम श्योर कि आज की जो सेशन हमारा है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और यकीनन मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेटिव था। एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम आवर पार्टिसिपेंट्स, एंड डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट 7 सेशंस विद यू रहीम। हम आज के इस डे को जो है वो फीडबैक फॉर्म से एंड करेंगे, जो कि आपके चैट बॉक्स पर आपको कुछ सेकंड्स में नज़र आ रहा होगा। मैंने जो है वो लिंक शेयर कर दिया चैट बॉक्स के ऊपर। आप प्लीज़ पे जो है वो क्लिक करें, और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस इवैल्यूएशन फॉर्म को आप जाने से पहले आज जो है वो फिल करके जाएं। आपकी जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारी नेक्स्ट क्लासेस को जो है वो डिज़ाइन करने में। सो लिहाजा प्लीज़ प्रोवाइड योर ऑनेस्ट फीडबैक टू अस। और पार्टिसिपेंट्स को मैं बताता चलूँ कि मेरा ट्रेनिंग का जो पेस है ना वो बहुत फास्ट है, बिकॉज आई यूज टू teach students in Canada, in Australia, in Brazil. So my pace is very fast, and I used to speak in English and very fast. बट आई डोंट नो, मैंने आज बहुत कंट्रोल किया, उर्दू में बात की है मैंने, बहुत स्लो बात की है। इससे ज़्यादा स्लो नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा स्लो हो सकता है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में हो सकता है। रिकॉर्डिंग को तो आप जितनी मरतबा भी प्ले कर लो, मसला नहीं है। बट माई पेज इज़ too fast because I used to have a communication with the foreign students, so I have transformed myself into an international speaker, so I have a different स्टाइल ऑफ डिलीवरिंग द ट्रेनिंग। और मैंने काफ़ी कराची के ट्रेनर्स को देखा, वो बहुत स्लो स्लो पढ़ाते हैं। कुछ ज़्यादा स्लो भी अच्छा नहीं है, कुछ ज़्यादा फास्ट भी अच्छा नहीं है। सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक श्योर दैट आई कुड स्टे ऑन द एवरेज पेस. So thank you everyone for joining us today. Kindly fill the feedback form as instructed by the Zain Hussaini. And if you have any technical questions, do let know the management team. ठीक है. And all the updates regarding the next week will be available on Google Classroom, so kindly join that.